नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। तो आइए हम अपनी इस शैक्षिक पहल यानी एजुकेशनल इनिशिएटिव एससीआई ब्लैडर में आपका स्वागत करते हैं। आपके सहायता, मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन के लिए हमने एक वेबसाइट scibladder.com, एक यूट्यूब चैनल SCI ब्लैडर के नाम से और एक फेसबुक पेज SCI ब्लैडर के रूप में बनाया है। इसे नियमित रूप से अपडेट करने के लिए वेबसाइट पर जाकर इन्हें लाइक, शेयर और रजिस्टर करें। यूट्यूब चैनल पर भी आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस और सभी जो भी हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें। हमारी scibladder.com जो वेबसाइट है उस पर हम अपने दोस्तों के लिए यूरिनरी ब्लैडर, बाउल, सेक्सुअलिटी, माइंड एंड अदर प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करते हैं और ज़्यादातर चर्चा सरल भाषा में वीडियो फॉर्म्स में अवेलेबल है। इसके अलावा जिस जगह पर सिग्नल थोड़ा वीक रहता है उसके लिए कुछ ऑडियो फॉर्म में भी पॉडकास्ट अवेलेबल है और रिटन मटेरियल में आर्टिकल्स भी आपके लिए उपलब्ध है। इसी तरीके से ये हमारे SCI ब्लैडर यूट्यूब चैनल में आप देखते हैं कि रेगुलरली वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग विषयों पर बनाकर हम कोशिश करते हैं कि हम आप तक रेगुलरली पहुंच सकें और आपकी रोज़मर्रा की होने वाली दिक्कतों के बारे में रास्ता दिखा सकें। दोस्तों, आज के इस जूम मीटिंग में बात करेंगे उन विषयों के बारे में जिन्हें खतरे की घंटी समझना चाहिए, यानी कौन से ऐसे कारक, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि आप यूरिनरी प्रॉब्लम्स के लिए यानी मूत्र संबंधित जटिलताओं के लिए अधिक जोखिम में हैं। यू माइट बी एट ग्रेटर रिस्क। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर दिनेश सुमन। आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, बसंत कुंज इन न्यू दिल्ली। सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी वजह से आपको रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या नॉन ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, किसी भी तरीके से, चाहे वो पॉट स्पाइन हो, चाहे वो डिस्क की प्रॉब्लम हो, चाहे वो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो, और अगर आप अपने यूरिनरी ब्लैडर को मैनेज करने के लिए, मूत्राशय को प्रबंधित करने के लिए किसी भी तरीके का कोई कैथेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी वो कैथेटर यूरिन के रास्ते से भी डाल सकते हैं जिसे पेरियूरेथ्रल कैथेटर कहते हैं। वो कैथेटर इस तरीके से आप पेट के रास्ते से भी डाल सकते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे सुप्रापेल्विक कैथेटर कहते हैं। और CIC के लिए इस तरह के कैथेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैथेटर जो आप देख रहे हैं ये एक सिंगल चैनल है। इस तरह के स्ट्रेट कैथेटर या सिंपल कैथेटर को हम CIC के लिए इस्तेमाल करते हैं। और नीचे वाले ये 3 कैथेटर 2 मुंहे चैनल हैं जिसे फोलीज कैथेटर कहते हैं, 2-वे फोलीज कैथेटर। इसमें ये बैलून चैनल है। ये बैलून चैनल फुलाने पर इस जगह पर प्रॉक्सिमल एंड पर, अंदरूनी एंड पर एक बैलून होता है जो फूल जाता है, जो इस कैथेटर को अपनी जगह पर रखने में मदद करता है। तो मेरे सभी दोस्त ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी की चोट लगने के बाद चूंकि आपके ब्लैडर में न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन होता है तो आपको आमतौर से पेरिथेरल, सुप्रापेल्विक या CIC किसी न किसी कैथेटर का उपयोग करना आवश्यक है। सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में, जब पेशेंट की रिफ्लेक्स सेटिस्फैक्टरी और सेफ होती है, जब पेशेंट अपने आप यूरिन पास कर सकते हैं और टेस्ट के बाद डॉक्टर आपको इस बात की सेफ्टी के लिए आगाह करते हैं, तभी आप इन्हीं कैथेटर का प्रयोग करना छोड़ें। अदरवाइज किसी न किसी तरह का कैथेटर इस्तेमाल करना और समय से ब्लैडर को खाली करना आपके लिए बेहद जरूरी है। सही ब्लैडर, गुड ब्लैडर इस तरीके का होता है। एक स्मूथ वॉल्ड ब्लैडर, गुड कैपेसिटी ब्लैडर विद इन द पेल्विस, जिसकी एक नॉर्मल ओवॉइड शेप है, जिसकी वॉल स्मूथ है, जिसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है और ये यूरिन निकलने का रास्ता। तो इस तरह के ब्लैडर से अगर ध्यान न रखा जाए तो हम बैड ब्लैडर तक पहुंच सकते हैं, यानी हमारे ब्लैडर की दीवारें हो जाती है, अंदर का स्टोरेज प्रेशर बढ़ जाता है और इसकी वजह से न सिर्फ ब्लैडर पे बल्कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फर्क पड़ता है। बार बार यूरिनरी इन्फेक्शंस, यूरिन लीकेजेस
और इसके हाई प्रेशर की वजह से इसका बैक प्रेशर हमारी किडनीज तक भी जा सकता है और किडनीज तक जाने वाले प्रेशर की वजह से किडनीज भी खराब हो सकती हैं। तो अपने ब्लैडर को गुड ब्लैडर से बैड ब्लैडर मत बनने दीजिए और इसके लिए अपने यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेकर किसी न किसी फॉर्म में कैथेटर का इस्तेमाल जरूर करें। नेक्स्ट, अगर आपने अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ही कुछ CIC करना छोड़ दिया है, आप CIC करते थे, आप ये स्ट्रेट कैथेटर, नेलेटन कैथेटर, आप इस तरह के कैथेटर्स को इस्तेमाल करके समय से अपने ब्लैडर को खाली करते थे, लेकिन किसी कारणवश आपने अपने डॉक्टर से सलाह लिए बिना CIC करना बंद कर दिया। इसके कई कारण हो सकते हैं। हमारे बहुत से मित्र इस बारे में कहते हैं कि CIC करना बहुत कम्बरसम लगता है, CIC करने से हमें बड़ी दिक्कत महसूस होती है, या CIC बड़ा बोरिंग हो गया है, बार बार इतने समय से CIC करके अभी ब्लैडर में कोई रिकवरी तो होने नहीं, तो इसलिए मैंने CIC करना बंद कर दिया। मैं रात को CIC नहीं करता, मैं ऑफिस में CIC नहीं करता। दोस्तों, इस तरह की सभी बातें आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। इस तरह की कंडीशंस में आपके ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, आपके किडनीज में स्टोन फॉर्मेशन और स्टेसिस हो सकती है, किडनी में सूजन आ सकती है और ब्लैडर के बदलने के परिणाम स्वरूप होने वाली चीजों में आपके ब्लैडर के हाई प्रेशर की वजह से ब्लैडर और किडनी में स्ट्रक्चरल चेंजेस डेवलप हो सकते हैं। तो इस तरह की तकलीफों से, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप सब ध्यान रखें कि अपने यूरोलॉजिस्ट की सलाह के बिना CIC करना न बंद करें। आपके यूरोलॉजिस्ट आपके यूरिन के फ्लो के लिए टेस्ट करेंगे, यूरोडायनामिक स्टडी करके आपके ब्लैडर के प्रेशर को स्टडी करेंगे, अल्ट्रासाउंड करके आपके ब्लैडर और किडनी की कंडीशन देखेंगे, जरूरत पड़ने पर रंगीन एक्सरे यानी RGO MCU करके भी आपके ब्लैडर को और यूरिनरी ट्रैक्ट को एसेस करेंगे। अगर ये सभी टेस्ट सही पाए जाते हैं और सेफ रहते हैं तो आपके डॉक्टर आपको CIC बंद करने के लिए सलाह दे सकते हैं, लेकिन स्वयं CIC कभी ना बंद करें। हमारे बहुत से सलाह के बिना ब्लैडर से संबंधित दवाइयां लेना छोड़ देते हैं। दोस्तों, याद रखें कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर कंडीशन में आपके ब्लैडर में होने वाले बदलाव आपके ब्लैडर और किडनीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बड़ी बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। उन सब से बचने के लिए आमतौर से जो हम दवाइयाँ लेते हैं उसे एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ कहा जाता है, जो ब्लैडर को रिलैक्स करती हैं, ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। एक दवाई मेरा बैकग्राउंड की फॉर्म में होती है, ये भी ब्लैडर की कैपेसिटी को इम्प्रूव करती है और कंप्लायंस बढ़ाने में मदद करती है। इसी तरीके से अल्फा ब्लॉकर दवाइयां हैं जो कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने और यूरिन के रास्ते के रेजिस्टेंस यानी रुकावट को दूर करने में मदद करती है। इन सब दवाइयों का लगातार लेते रहना बहुत जरूरी है। अगर ये दवाइयां लेना बंद कर देते हैं तो न सिर्फ हमारी लीकेजेस, इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं, बल्कि हाई प्रेशर स्टोरेज की वजह से हमारे ब्लैडर और किडनीज में स्ट्रक्चरल चेंजेस और फंक्शनल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों कृपया अपने डॉक्टर की सलाह के बिना भले ही कितना समय हो जाए स्वयं दवाई लेना न बंद करें। ध्यान रखें, न्यूरोजेनिक ब्लैडर ज़्यादातर लोगों में एक लंबे समय तक रहने वाली कंडीशन है और इसके लिए दवाइयाँ भी लंबे समय तक लेनी पड़ती हैं। अगर आपको दवाइयाँ मिलने में कोई दिक्कत है, अगर आपको दवाइयों से संबंधित किसी तरह के साइड इफेक्ट्स महसूस हो रहे हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। वो इसके लिए आपको डोज एडजस्टमेंट बताएंगे, वो इसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव या अलग तरह की दवाइयाँ बताएंगे और अगर दवाइयाँ के साइड इफेक्ट सिग्निफिकेंट हैं या दवाइयाँ सही काम नहीं कर रही हैं, सही फायदा नहीं पहुँचा रही हैं, तो वो इसके ऑप्शन और एडवांस फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट जैसे इंट्रावेसिकल बोtulinum टॉक्सिन, सेक्युलर न्यूरोमॉड्यूलेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिफेरल न्यूरोमॉड्यूलेशन एंड न्यूरोस्टिमुलेशन टेक्निक्स के बारे में आपसे बात करेंगे। तो कृपया ध्यान रखें, अपनी दवाइयाँ लेना स्वयं न बंद करें। हमारे बहुत से दोस्त इस तरह के पुलिस कैथेटर को स्वयं लगाते हैं और निकालते हैं। दोस्तों, ये कंडीशन इस तरह के आपके सेफ्टी के हक में नहीं है। इस तरह के कैथेटर जो दो मुहा कैथेटर होते हैं, यहाँ पे एक सिरिंज लगाकर जब आप सेलाइन इंफ्यूज करते हैं, सेलाइन इंस्टिल करते हैं, तो वो प्रॉक्सिमल एंड पर एक गुब्बारे की तरह से बैलून को फुलाती है। ये बैलून रहकर अपनी पोजीशन में कैथेटर को रहने में मदद करता है। लेकिन अगर ये बैलून सही जगह पर न रखा जाए, बैलून यूरिथ्रा में ही फूल जाए, तो वो यूरिथ्रा को इंजरी पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से यूरिथ्रा फटने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, पेशाब का रास्ता सीवियरली डैमेज हो सकता है और यूरिथ्रल डैमेज में कई बार हमें उसको रिपेयर करने के लिए दूरबीन से या ओपन ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। तो दोस्तों,
इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कभी भी इस तरह के फोलिस कैथेटर को स्वयं न लगाएं और ना ही अपने घर के किसी बंधु से या अनट्रेन्ड वर्कर से कभी इसे लगवाएं। जो ये फोलिस कैथेटर क्वालिफाइड ट्रेन नर्सेज, ट्रेन डॉक्टर्स या ट्रेन टेक्नीशियंस ही इसको इस्तेमाल करें तो आपके लिए सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, अगर आप पिछले 6 महीने से 1 साल के बीच में अपनी यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए, अपनी जांच पड़ताल के लिए, अपने मूल्यांकन के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट यानी मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास नहीं गए हैं तो ये बात सही नहीं है। ऐसा करने से आपके शरीर में होने वाले छोटे छोटे बदलाव जो अर्ली स्टेज में पकड़ के अच्छे तरीके से मैनेज किए जा सकते हैं, वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। बहुत लंबे समय तक फॉलोअप न करने से हमारे शरीर में जो बदलाव होता है वो धीरे धीरे बड़ा होकर कई बार सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है। अगर आपके ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, हाई प्रेशर स्टोरेज है, तो ऐसी चीज़ों को समय पर जांच करके पकड़ने से हम उसका इलाज कर सकते हैं और उससे आगे आने वाले जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस हैं उनसे हम आपको बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉलोअप के लिए नहीं जाते तो आप उस सुनहरी मौका खो देते हैं जिसमें आप अपने स्वास्थ्य को प्रिएम्प्टिवली गॉज करके, चेक करके खराब होने से बचा सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूर ध्यान रखें कि हर 6 महीने से 1 साल के बीच में अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर जरूर अपनी यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन या जांच पड़ताल की तरफ ध्यान दीजिए। दोस्तों, अगर हम फ्रीक्वेंटली यूरिन लीकेजेस नोट करते हैं, भले ही आपके ब्लैडर में यूरिन की मात्रा कम हो, आपने अभी CIC की और थोड़ी ही देर के बाद आपको ऐसा लगा कि यूरिन लीक कर रहा है, भले ही वो यूरिन लीकेज की मात्रा बहुत अधिक ना हो, लेकिन बार बार यूरिन लीक करना अपने आप में सिर्फ इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपका ब्लैडर एक बैलेंस ब्लैडर नहीं है। यानी आपके ब्लैडर की तरफ होने वाले जो स्टोरेज फेज के प्रेशर्स हैं वो अधिक है। आपके आउटलेट का यानी जो मूत्राशय से बाहर निकलने वाला रास्ता है उस पर जो हमारे स्फिंक्टर्स एक रुकावट का काम करते हैं उनका रेजिस्टेंस कम है, तो आप यूरिन के रिसाव यानी लीकेजेस बार बार नोट करते हैं। यूरिन का लीकेज इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके ब्लैडर के डायनामिक्स को और अधिक ध्यान देने की और सुधार की जरूरत है। अगर हम इसका सुधार की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हाई प्रेशर स्टोरेज आपके ब्लैडर कर सकता है। लीकेजेस आपको रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ दे सकती है और इसके अलावा हाई प्रेशर स्टोरेज अपने आप में यूरिनरी इन्फेक्शंस के लिए और बाकी अन्य तकलीफों के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरफ ध्यान रखें कि आप लीकेजेस को इग्नोर न करें, दवाइयाँ लें, समय पर CIC करें, अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करें, पानी पीने की और लिक्विड इंटेक की मात्रा को कंट्रोल में रखें और अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर टच में रहें ताकि वो जांच पड़ताल करके ब्लैडर को मैनेज करें। अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, खासतौर पर बुखार के साथ, अपने अपने इम्बैलेंस या अनबैलेंस ब्लैडर की निशानी है। दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान रखने की है कि जो भी आपको फीवरिश रिएक्शन या कभी भी यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी कॉमन कोल्ड से चेस्ट इन्फेक्शन और कॉर्टिक में खासतौर पे छाती के मसल्स कमजोर होने की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन और न्यूमोनिया काफी कॉमनली होती है। इसके अलावा बेडरिडन पेशेंट्स में इन्फेक्टेड बेड सोर्स की और डीप वीनस थ्रोम्बोसिस यानी पैरों में ब्लड क्लॉट बनने की प्रॉब्लम भी बड़ी कॉमन होती है। बॉयल्स, पस्ट्यूल फॉर्मेशन, दांतों में इन्फेक्शन और इसके अलावा अन्य मेडिकल कॉजेज जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू जो सीजनल चेंजेस आते हैं, इस तरह के जो बुखार के कारण है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑपरेशन के तुरंत बाद सर्जिकल साइट में इन्फेक्शन की वजह से भी आपको फीवर और फीवरिश रिएक्शन हो सकता है। तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है या नहीं है, इसके लिए आप अपने यूरिनरी सिस्टम पे नजर रखें। आप अपने CIC की फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करें, उसके बीच बीच में होने वाली लीकेजेस की तरफ ध्यान रखें। यूरिन के क्लाउडीनेस को, टर्बिडिटी, ब्लैडर पेन, किडनी की जगह पर पेन यानी ऊपर के एब्डोमेन में पेन और तेज ठंड लगकर बुखार आने को आमतौर से यूरिनरी इन्फेक्शन के रूप में शक के नज़र से देखा जाता है और उसके लिए यूरिन रूटीन कल्चर टेस्ट करके उसे कंफर्म किया जाता है। जब भी कभी यूरिनरी इन्फेक्शन होने का डर होता है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी CIC की विधि को दोबारा से रिव्यू करें। उसमें अगर किसी भी तरह से हम कैथेटर को रीयूज कर रहे हैं तो उसे नया कैथेटर बदलें। अपने हाथ की सफाई, प्राइवेट पार्ट की सफाई, लिंग की सफाई का ध्यान रखें और इसके साथ साथ पानी पीने की मात्रा थोड़ा अधिक बढ़ाएं ताकि हमारा यूरिनरी सिस्टम एडिक्वेटली फ्लश होता रहे।
इसके अलावा कुछ प्रोबायोटिक और प्रिवेंटिव एजेंट जैसे क्रैनबेरी, डी मैनोज ले सकते हैं। विटामिन सी इसमें हेल्प करता है। इन सब चीज़ों के साथ अगर ये चीज़ इम्प्रूव होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने डॉक्टर से सलाह करके पॉसिबल यूरिनरी इन्फेक्शन प्रियम्प्ट करते हुए क्या टेस्ट और दवाइयाँ लेनी है ये अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। इसको इग्नोर करने से ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, हमारे बहुत से मित्र समय पर CIC नहीं करते। एवरी 4 to 5 वाली CIC की बजाय वो दिन में 2 या 3 बार CIC करते हैं। हमारे बहुत से मित्र जब मन करता है CIC करते हैं। बहुत से लोग अपनी मजबूरी की वजह से जब समय मिलता है तब CIC करते हैं, और हमारे बहुत से मित्र रात को CIC करना भूल जाते हैं या किसी कारणवश की रात को उठने में थोड़ा सा आलस आता है या घर पे कोई हेल्प अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से रात को CIC नहीं करते। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। समय पर हर 3 से 4 घंटे में CIC करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी की सही मात्रा ले रहे हैं और आपका ब्लैडर अगर सही मात्रा में फुल हो रहा है, तो अगर आप समय पर CIC नहीं करेंगे, ब्लैडर के ओवर डिस्टेंशन से, ब्लैडर के हाई प्रेशर स्टोरेज की वजह से आपको लीकेजेस, इन्फेक्शन और बैक प्रेशर चेंजेस होने की संभावना रहती है। इसी तरीके से रात का समय बहुत ही बहुमूल्य है। इस समय पर साइलेंट इंजरी होने की सबसे अधिक संभावना होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पश्चात हमारे दोस्तों में रात को अधिक मात्रा में यूरिन बनता है, और इस समय पर अगर समय से CIC न किया जाए तो इस समय पर ब्लैडर ओवर डिस्टेंट हो जाता है। रात को कॉन्डोम पहनकर आप जो यूरिन लीक कर रहे हैं उससे तो कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो यूरिन अंदर स्टैटिक है, अंदर जमा है और ब्लैडर को ओवर डिस्टेंट कर रहा है, हाई प्रेशर से ब्लैडर और पोटेंशियली किडनीज में नुकसान पहुंचा रहा है, उसको आप भूल नहीं सकते। तो इसीलिए आप रात को उठकर एक बार जरूर CIC करने का नियम बनाइए। अगर किसी वजह से आप ये CIC नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों, आप इस नेलेटन कैथेटर को जब आप लास्ट CIC के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे इतना अंदर डालकर इसे टेप से फिक्स कर दीजिए अपने प्राइवेट पार्ट के पास, और इसके आउटर एंड पर एक यूरिन बैग लगाकर इसे कनेक्ट करके बेड के साइड पे टांग दीजिए, ताकि रात भर जो यूरिन बनता रहे वो इस कैथेटर से निकल के आपके यूरिन बैग में जाता रहेगा। इस तरीके से रात को आपका ब्लैडर कभी भी अपनी मात्रा से अधिक नहीं फूलेगा, कभी ओवर डिस्टेंट नहीं होगा, और उसकी वजह से आपके ब्लैडर में प्रेशर लो रहेंगे, जो आपकी सेहत और आपकी ब्लैडर की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे बहुत से मित्र CIC करने के बाद इस मात्रा में यूरिन निकला इस पर ध्यान नहीं रखते। क्या आप जानते हैं कि आपकी एवरेज ब्लैडर की कैपेसिटी जो सेफली होल्ड कर सकते हैं रफली 300 से 400 ml होती है। अगर आप अधिक मात्रा में यूरिन होल्ड करते हैं, यानी आप बहुत अधिक पानी पीते हैं या समय पर CIC नहीं करते, तो जो अधिक मात्रा में यूरिन बनता है वो आपके ब्लैडर को ओवर डिस्टेंट करता है, बहुत अधिक फुलाता है। इस कारण से ब्लैडर के प्रेशर्स बढ़ जाते हैं, जो कि आपके ब्लैडर की सेहत के लिए, किडनीज की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, जो लीकेजेस का कारण बनते हैं, इन्फेक्शंस का कारण बनते हैं। तो अब जब भी मौका मिले आप CIC करने के बाद अपने आमतौर से निकलने वाले यूरिन को यूरिनल में इकट्ठा करें, उसकी मात्रा नोट करें और ध्यान रखें कि ये मात्रा अंदाजन 300 से 400 ml तक रहे। कभी कभार थोड़ा बहुत अधिक होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा होना और हर बार अधिक मात्रा होना आपको जोखिम में डाल सकता है। दोस्तों, अगर आप पुलिस कैथेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और रेगुलरली अपना पुलिस कैथेटर नहीं बदलते, कई बार 1-1 महीना, 1.5 महीना, 2-2 महीना तक पुलिस कैथेटर नहीं बदलते, यूरिन बैग नहीं बदलते, तो जो कैथेटर लगा रहते हैं उस पर बायोफिल्म फॉर्मेशन हो जाती है। ये बायोफिल्म फॉर्मेशन आमतौर से 3 से 5% रिस्क है हर रोज होने का। तो आप समझ सकते हैं कि 10 दिन में रफली 50% लोगों में और 20 से 30 दिनों में लगभग 80 से 100% लोगों में बायोफिल्म फॉर्मेशन होती है। इस तरह के केसेस में इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, और ये बायोफिल्म जो कैथेटर के ऊपर बनती है, कैथेटर के अंदर बनती है, इस बायोफिल्म में जो बैक्टीरिया एंट्रैप्ड होते हैं उन पर एंटीबायोटिक्स भी आमतौर से असर नहीं करती। तो इसीलिए इस तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए नियमित रूप से अपने पुलिस कैथेटर को बदलना बहुत जरूरी है। जब आप अस्पताल में हैं, ICU में हैं, HDU में हैं, तो ऐसी कंडीशन में हर हफ्ते पुलिस कैथेटर बदलना उचित है। लेकिन जब आप वार्ड में हैं तो आप 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद कैथेटर बदल सकते हैं, और घर जाने के बाद 3 से 4 हफ्ते के बीच में कैथेटर बदलना उपयुक्त है। जब आपको फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन हो तो कैथेटर आप थोड़ा और जल्दी बदल सकते हैं, यानी आप 4 के बजाय 3 या 3 के बजाय 2 हफ्ते में भी बदल सकते हैं। जब आप स्टेबल चल रहे हैं, जब आपको सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन नहीं हो रहे,
तो आप उसको 2 के बजाय 3 या 4 हफ्ते तक भी मैक्सिमम रख सकते हैं। इसके साथ साथ पानी पीने की सही मात्रा होना बहुत ज़रूरी है, कैथेटर की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें, अदरवाइज इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशंस बार बार आपकी तकलीफ और आपको सेहत में नुकसान पहुंचाती रहेगी। दोस्तों, जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं और आपको ब्लैडर में, किडनीज में नए स्टोन बने हुए दिखते हैं, तो ये भी इस तरफ इशारा करते हैं कि आपके ब्लैडर के डायनेमिक्स ठीक नहीं है, आपका ब्लैडर मैनेजमेंट का तरीका ठीक नहीं है, आपकी पानी पीने की मात्रा कम है, आपके शरीर में जो स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो ब्लैडर डायनेमिक्स की साथ साथ और बढ़ जाती है। तो इस ब्लैडर के डायनेमिक्स को सही करने के लिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, उनसे दोबारा पीने वाले तरल पदार्थों की मात्रा, इंटेक ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, समय पर ब्लैडर खाली करने के बारे में और किस तरह से आप और दवाइयाँ ले सकते हैं जो स्टोन फॉर्मेशन के रिस्क को बचा सकती हैं, कम कर सकती हैं, उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करें। लेकिन इसके साथ साथ ही जो स्टोन बन गए हैं उन साइजेबल स्टोन को निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यूरिन के रास्ते में जो रुकावट पैदा करते हैं, पोटेंशियल इन्फेक्शन पैदा करते हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। हमारे पास बहुत से मित्र आते हैं जिनके ब्लैडर में 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के स्टोन कई महीनों सालों से पड़े हैं, जानने के बावजूद भी वो इस बारे में कोई इलाज या कोई ऑपरेशन या कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं कराते कि जब समय मिलेगा कर लेंगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आप जान के चलें कि जो स्टोन फॉर्मेशन अभी हुआ है, समय के साथ साथ ये और बढ़ता जाएगा। स्टोन आमतौर से इन्फेक्शन की जननी होता है, स्टोन के साथ साथ बैक्टीरिया भी इसमें इंटरैक्ट होते हैं और ये बैक्टीरिया बार बार रिलीज होकर डिफरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस करते हैं। स्टोन की वजह से मैकेनिकल इंजरी भी होती है और इसके साथ साथ होने वाली यूरिनरी लीकेजेस, इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग और पॉसिबल रिस्क ऑफ लंबे समय तक रहने से डिस्प्लास्टिक चेंजेस से बचने के लिए जरूरी है कि इन चीज़ों को आप समय पर इलाज कराएं। यूरेटर में किडनी के रास्ते में बनने वाले तो खासतौर पे किडनी के फंक्शन को भी बहुत सीवियरली नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कृपया इस पर जरूर ध्यान दीजिए और इन्हें कभी इग्नोर ना करें। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में दिखता है कि आपके मोटरलाइन या गुर्दे की सूजन बढ़ रही है, ब्लैडर ओवर डिस्टेंडेड है, यूरिथ्रा या यूरेटर फूल रहा है, गुर्दे में किडनीज में सूजन आ रही है, तो ये तरफ इशारा करता है कि आपका ब्लैडर मैनेजमेंट ठीक नहीं है और इसके लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर तुरंत जांच पड़ताल करवाना, तुरंत उसके सही इलाज की गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, याद रखिए, आज से 40, 45, 50 साल पहले यूरिनरी प्रॉब्लम्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड मित्रों में प्रॉब्लम्स के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर करने के लिए और सीरियस डैमेज कॉज करने के लिए, इवन डेथ के लिए सबसे बड़ा कारण हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ साथ इन चीज़ों में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है, टेक्नोलॉजी और साइंस के एडवांसमेंट के साथ साथ आज हमारे यूरिनरी कॉजेज इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने यूरोलॉजिस्ट के पास रेगुलरली फॉलो करें और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने की तरफ ध्यान रखें रेदर देन ट्रीट करने की तरफ। कोशिश करें कि प्रॉब्लम्स डेवलप ही ना हो। आप अपने रेगुलर अल्ट्रासाउंड यूरोडायनेमिक्स करके अपने सिस्टम को मॉनिटर करते रहें, अपने ब्लैडर के डायनेमिक्स को ठीक रखें और सही दवाइयाँ लें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप ही ना हो। बहुत सारे कंडीशंस में जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं देखते हैं कि कुदरती तौर पर कई लोगों में किडनी एब्सेंट है, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक साधारण स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड व्यक्ति भी अपनी किडनी का, ब्लैडर का अगर सही तरीके से ध्यान रखता है तो उसके साथ साथ वो एक अच्छा और सेफ जीवन गुजार सकता है। दोस्तों, अगर आपको ब्लैडर फुल होने से, ब्लैडर ओवर डिस्टेंड होने से ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सी यानी एडी के लक्षण मिलते हैं, सिर में दर्द रहता है, पसीने आते हैं, चेहरे पर लाली सी महसूस होती है, घबराहट अनइजीनेस सी महसूस होती है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रेड फ्लश महसूस होती है और उसके साथ साथ बीपी शूट करता है, तो ऐसी कंडीशंस में यूरिनरी कॉज, यूरिनरी रिटेंशन या स्टोन फॉर्मेशन भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। बार बार होने वाले एडी आपके लिए सीरियस रिस्क पैदा कर सकते हैं, तो इसीलिए अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर जरूर इसकी जांच करें, कारण पता लगाएं और कारण को दूर करके स्वस्थ रहने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपने पिछले 1 से 2 सालों में यूडीएस यानी यूरोडायनेमिक स्टडी, सिस्टोमेट्रोग्राम नहीं कराया है तो ये आपके लिए सही बात नहीं है। दोस्तों, आपके ब्लैडर के बिहेवियर को जज करने के लिए यूरोडायनेमिक्स एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। ज़्यादातर बड़े अस्पतालों में, बड़े सेंटर्स में ये टेस्ट आसानी से उपलब्ध है। ये टेस्ट करने में अंदाजन आधे घंटे तक का समय लगता है। इसके लिए किसी खास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती।
बस ध्यान रखें कि ये टेस्ट पे जाने से पहले आप अपना यूरिन कल्चर टेस्ट कराएं ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको फीवर है तो ये टेस्ट कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करें। जिस समय आपके टेस्ट के लिए जाएं तो एक अटेंडेंट को, एक केयर टेकर को जरूर साथ लेके जाएं। यूडीएस टेस्ट करने से जो ब्लैडर के बारे में जानकारी मिलती है उससे आपके इलाज में बहुत मदद मिलती है। ब्लैडर के स्टोरेज से, ब्लैडर के एम्प्टी फेज के जानने के परिणाम स्वरूप आपके यूरोलॉजिस्ट इसके लिए जो सही दवाइयाँ हैं, जो सही इलाज है, वो गाइडेंस आपको प्रदान करते हैं। अधिकतर केसेस में हम साधारण दवाइयों या इंजेक्शन वाले तरीके से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर तकलीफ बढ़ चुकी है, ब्लैडर में बहुत चेंजेस हैं, यूरोडायनेमिक सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ कंप्लायंस, हाई प्रेशर स्टोरेज दिखा रहा है जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमें एडवांस फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट यानी इंट्रावेसिकल बोटुलिनियम टॉक्सिन, सैकरल न्यूरोमॉड्यूलेशन या सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे ऑगमेंटेशन, सिस्टोप्लास्टी या डायवर्जन की भी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों ध्यान रखिए, ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा साथी है, ये जानकारी ही आपके साथ है। डॉक्टर 24 घंटे आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन जो आप जानेंगे वो हमेशा आपका रास्ता दिखाएगा। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद लगभग सभी व्यक्ति मूत्र प्रणाली में बदलाव महसूस करते हैं और उनके लिए जरूरी है कि वो उसके महत्व को भी समझें। जानिए कैसे आप अपनी और अपने मूत्राशय की, अपने यूरिनरी ब्लैडर की, अपने यूरिनरी सिस्टम की अच्छे से अच्छी देखभाल कर सकते हैं। नियमित रूप से अपने यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें और सिर्फ इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो मेरे सभी दोस्तों ने अभी अपने आप को सब लोग अनम्यूट कर लीजिए और एक एक करके बात करेंगे। तो मेरे सभी दोस्तों ने देखा होगा कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने आप को बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से बचा सकते हैं। समय पर CIC करना, CIC डॉक्टर की सलाह के बिना न छोड़ना, अपनी दवाइयाँ समय से लेते रहना और दवाइयों को डॉक्टर की सलाह के बिना कभी बंद ना करना। अगर आपको कोई भी तकलीफ दवाइयों से है, चाहे वो मिलने में है, चाहे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से है, उसके लिए आप ज़रूर डिस्कस कीजिए, उसका कोई ना कोई और उपाय निकालेंगे। लेकिन जो ब्लैडर में कमज़ोरी है, जो ब्लैडर में ओवर एक्टिविटी है, वो अगर दवाइयाँ नहीं लेंगे तो वो हमारे ब्लैडर और किडनी को नुकसान पहुँचा सकती हैं। रात को CIC करना, अपना फोलीज कैथेटर खुद ना चेंज करना, है ना, और अपना समय से हर 6 महीने में अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाना और उनकी सलाह के हिसाब से इलाज करना। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, जैसे हम अपने टीवी की सर्विस कराते हैं, उसी तरीके से अपने शरीर का मेडिकल चेकअप, रेगुलर इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। तो हमारे सभी दोस्त इन बातों को समझकर अपना ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि इस तरह से होने वाली जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो हम उनसे बच पाएंगे। अब एक एक करके जो हमारे दोस्तों ने हमें चैट पर सवाल भेजे हैं उनके बारे में बात करते हैं। हमारे एक मित्र ने, राघव जी ने भेजा है कि उनको टेस्टिकल्स में सूजन नज़र आ रही है, तो ये इन्फेक्शन की निशानी है जिसे एपिडिडमोऑर्काइटिस कहते हैं। ये एपिडिडमोऑर्काइटिस टेस्टिस में इन्फेक्शन जो यूरिन के रास्ते से चला जाता है और ये गोली में सूजन और पस फॉर्मेशन पैदा करता है। इसके साथ साथ हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। तुरंत एंटीबायोटिक शुरू करना और तुरंत उसका इलाज शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो आप पर्सनली टच में रहकर मुझे बताएं, मैं आपको उसकी गाइडेंस दूंगा या आप अपने लोकल यूरोलॉजिस्ट से मिलकर तुरंत इसका इलाज शुरू करें। ज़रूरत पड़ने पर स्क्रोटल रीजन का अल्ट्रासाउंड करके उसको भी चेक किया जा सकता है और यूरिन इन्फेक्शन के लिए यूरिन रूटीन कल्चर टेस्ट करके उसके हिसाब से दवाई दी जा सकती है। हमारे एक मित्र ने और पूछा कि मुझे किडनी स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो गई है, यानी गुर्दे में पथरी बन गई है। अगर गुर्दे में पथरी बन गई है किसी भी कारण से तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज की डेट में किडनी स्टोन का बहुत ही सरल और बहुत ही आसान इलाज संभव है। दूरबीन से, लेज़र से बड़े आराम से किडनी स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, ब्लैडर स्टोन को निकाला जा सकता है। तो इसके लिए आप अपने आसपास के जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल हैं उन्हें कांटेक्ट करें या स्पाइनल इंजरी सेंटर में कांटेक्ट करें। हर अस्पताल में आपको अच्छे दूरबीन इलाज की सुविधा मिलेगी।
हमारे एक मित्र ने एक सवाल पूछा है कि मुझे हेडेक महसूस होता है जब मैं CIC ख़त्म करता हूँ। तो CIC ख़त्म करने के पश्चात जो हेडेक होता है ये आमतौर से ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया यानी AD एक कंडीशन होती है, उसकी वजह से होता है। आपके केस में आपके ब्लैडर के अंदर का जब प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी शूट करता है, और ब्लड प्रेशर शूट करने से ना सिर्फ सिर में दर्द होता है, चेहरा लाल हो जाता है, शरीर में पसीने आ सकते हैं। उसके अलावा कई बार ब्लड प्रेशर अगर 150/100 से अधिक बढ़ जाए तो कई बार उससे ब्रेन में नस भी फट सकती है या हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरह की तकलीफ़ों को कभी भी लाइटली या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप एक छोटा सा BP एपरेटस खरीद कर घर पर रखें। जब भी आपको सिर दर्द की तकलीफ महसूस हो तो आप अपना BP ज़रूर चेक करें। आजकल बड़ी सिंपल ऑटोमेटेड मशीन है जिसमें एक बटन दबाने से वो मशीन अपने आप ब्लड प्रेशर चेक करके आपको बताती है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा निकलता है तो आप मुझे या लोकल यूरोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें, उसके हिसाब से हम आपको गाइडेंस देंगे कि आपको CIC कैसे करना है, पानी पीने की मात्रा कैसे कंट्रोल करनी है, पथरी स्टोन फॉर्मेशन से कैसे बचना है, इन्फेक्शन से कैसे बचना है, ताकि इस तरह के AD के एपिसोड्स आपको ना हो। हमारे एक दोस्त ने एक सवाल पूछा है कि मैं 14 नंबर का कैथेटर इस्तेमाल करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने बाकी वीडियोस में भी आपने देखा है कि कैथेटर का काम है जो ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा है उस यूरिन को बाहर निकालना। उसके लिए हमें बहुत बड़ा कैथेटर डालने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें कि कैथेटर को हर 4 घंटे के बाद आप डालते हैं, यानी हर रोज़ 6 बार आपको इस्तेमाल करना है। 1 महीने में आपको 6 × 30 180 बार इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से समय के साथ साथ जब ये नंबर बढ़ते जाते हैं तो अगर आप बड़ा कैथेटर डालेंगे तो उतना फ्रिक्शन, घर्षण और रगड़ खाने की वजह से पेशाब के रास्ते में चोट लगने की, पेशाब के रास्ते में रगड़ खाने की वजह से ब्लीडिंग की, इन्फेक्शन की संभावना होती है और धीरे धीरे चल के वो पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाता है। इस तरीके की तकलीफ से बचने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखें। छोटे से छोटे कैथेटर यानी 10 या 12 नंबर का कैथेटर इस्तेमाल करें तो आपके लिए उचित है, और कैथेटर पे जेली अधिक लगाएं और प्राइवेट पार्ट में यानी लिंग में भी जेली नोजल लगाकर अंदर ज़रूर डालें। सही मात्रा में जेली इस्तेमाल करने से आपके अंदर CIC करते हुए घर्षण या फ्रिक्शन रगड़ नहीं खाएगा तो यूरिथ्रा में चोट लगने के चांस भी कम से कम रहेंगे, और चोट कम लगेगी तो ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और उससे रिलेटेड डिस्कम्फर्ट या दर्द तकलीफ भी कम से कम होगी। तो ये छोटी छोटी केयर जो है वो आपको इस चीज़ में मदद करेगी। हमारे एक दोस्त ने पूछा कि मेरे कुछ बाल गिर रहे हैं, क्या ये दवाइयों की वजह से हैं? दोस्तों, आमतौर से जो हम ब्लैडर कंट्रोल के लिए आपको दवाइयाँ देते हैं उसकी वजह से बाल गिरने की समस्या नहीं होती, इसीलिए इस बारे में निश्चिंत रहें, अपनी दवाइयाँ ज़रूर चालू रखें। बाल गिरने की समस्या को अपने फिजिशियन या प्लास्टिक सर्जन से डिस्कस करें, वो इसके अन्य कारणों को देखेंगे और उनको आपको गाइड करेंगे। बिना किसी वजह के ब्लैडर की दवाइयाँ छोड़ने से आपके ब्लैडर और किडनी में जो नुकसान होगा वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए इन कारणों से आप अपने ब्लैडर की दवाइयों को न छोड़ें। एक हमारे दोस्त ने सवाल पूछा कि क्या हम सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं या प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, आप कहीं भी जहां पे आप रहते हैं अपने आसपास ज़रूर 1-2 यूरोलॉजिस्ट ढूंढ के रखें, उनके टच में रहें, उनके संपर्क में रहें, उनके पास रेगुलरली फॉलो करें, और अगर ज़रूरत हो तो सेकंड ओपिनियन के लिए आप उनके पर्चे और उनके रिकॉर्ड हमसे शेयर करके हमसे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन आम तौर से रोज़मर्रा होने वाली तकलीफ़ों के लिए अपने घर के आसपास कोई अच्छा यूरोलॉजी अस्पताल, अच्छे यूरोलॉजिस्ट को देखकर ज़रूर रखें, क्योंकि रात बेरात होने वाली तकलीफ़ में कई बार बहुत दूर से मदद करना चाहने के बावजूद भी संभव नहीं हो पाता। कई बार फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, हाथ लगाकर देखने की ज़रूरत पड़ती है, कई बार आपसे और डिटेल में बात करके चीज़ को समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए लोकल यूरोलॉजिस्ट देख कर रखें। अगर किसी वजह से वो संभव नहीं है तो जनरल सर्जन भी आपकी मदद कर सकते हैं, और हमारे जो दोस्त दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहाँ इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए हम आपके पास आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो प्लीज़ फील फ्री टू सेंड मैसेज
ताकि हम मैसेज पे आपको कांटेक्ट करके और समय रहते आपसे बात करके उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि मुझे CIC करने के 2 घंटे के बाद ही लीकेज महसूस होती है। तो दोस्तों, CIC करने के बाद लीकेज होना इस बात की निशानी है कि आपके ब्लैडर के अंदर ओवर एक्टिविटी है। इस ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए ब्लैडर की जांच पड़ताल और ब्लैडर से संबंधित दवाइयां लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दवाइयां लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मेजर लीकेज की प्रॉब्लम रुक जाएगी। याद रखें, लीकेज होना खाली एक समस्या नहीं है, लीकेज होना इस बात की निशानी है कि आपका ब्लैडर ओवर एक्टिव है और वो आगे चल के गुड ब्लैडर से बैड ब्लैडर यानी अच्छे ब्लैडर से खराब ब्लैडर हो सकता है। हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा कि ट्रोफेम XR से मुझे कॉन्स्टिपेशन होती है। दोस्तों, न्यूरोजेनिक ब्लैडर स्पाइनल कॉर्ड की किसी भी प्रॉब्लम के बाद आमतौर से कब्जे की समस्या रहती है, क्योंकि हमारी आंतें स्लो हो जाती हैं। ये बात बड़ी कॉमन है। इसको मैनेज करने के लिए आप कुछ ना कुछ स्टूल सॉफ्टनर पीने की दवा रात को सोते हुए ज़रूर लें, जैसे सिरप लूज, सिरप लिवोलक, सिरप ड्यूफेलेक। इस तरह के सिरप रात को लेने से आपको स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। कई लोग क्रेमाफिन या क्रेमाफिन प्लस भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी सही है। इसके साथ साथ हमारे ज़्यादातर दोस्त एक डल्कोलेक्स या डल्कोफ्लेक्स सपोजिटरी इस्तेमाल करते हैं, जिसे गुदा के रास्ते में एनल कंडीशन से एनल के रास्ते से लगाया जाता है। ये आपके रास्ते के स्फिंक्टर को रिलैक्स करने में मदद करती है, लोकल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करती है और स्टूल पास करने में यानी मल या शौच पास करने में मदद करती है। तो ये दवाइयाँ ज़रूर लें। अगर इसके बावजूद भी आपको दिक्कत रहती है कब्जी की, तो आप एक लेक्सोपैक सैशे, पैगलेक सैशे ऐसे पाउडर आते हैं जो स्टूल को और नरम करते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। और जिन दोस्तों में कब्जी की समस्या इसके बावजूद भी बनी रहती है, उन दोस्तों में प्रोक्टोक्लिसिस एनीमा या सोप वाटर एनीमा हफ्ते में 1 या 2 बार आप लोकल डॉक्टर या नर्स की सलाह से इस्तेमाल करके अपना पेट खाली करने के लिए, अपना मल साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, उंगली डालकर स्टूल निकालने की प्रोसेस न करें। उंगली डालकर स्टूल निकालने से उस जगह पे सेंसेशन ना होने की वजह से कितना प्रेशर किस जगह पर लग रहा है आपको पता नहीं चलेगा और उससे कहीं ना कहीं अंदर नुकसान होने की, चोट लगने की संभावना रहती है, जिससे फॉल्स पैसेजेस बन जाते हैं, गुदा के रास्ते में छेद बन जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, इंजरी होती है। तो उंगली डालकर स्टूल निकालने की विधि को छोड़ दें और स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ट्रोफेम XR आपके ब्लैडर को बहुत फायदा पहुंचा सकती है। ये एक दवा है जिसमें ट्रोस्पियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, जो कि आपके ब्लैडर के मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है और ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ साथ अगर दिक्कत आपकी ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित तकलीफ बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करें और उनसे बात करके उन्हें ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस के बारे में पूछें। इसमें टॉलटेरोडीन जैसे हम इस सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, मीरा बैकग्राउंड सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग दवाइयों से नहीं सेटिस्फाई होते, दवाइयों से साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, उनमें हम एक बोटॉक्स इंजेक्शन यानी बोटुलिनियम टॉक्सिन ब्लैडर में लगाकर ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस केस में इंजेक्शन लगने के बाद आपको ये दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हर व्यक्ति अपनी कंडीशन के हिसाब से अपने लोकल यूरोलॉजिस्ट से टेस्ट करवाकर इसको ज़रूर चेक करें। हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि मैं CIC नहीं करता, मेरा लीक होता रहता है। दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद अगर आप कैथेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये अपने आप में खतरे की घंटी है। आप अपने डॉक्टर से मिलें, अपनी जांच पड़ताल कराएं। अगर आपकी जांच पड़ताल ठीक है तो बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ब्लैडर के प्रेशर ठीक नहीं है, ब्लैडर में स्टोरेज की प्रॉब्लम है या ब्लैडर में यूरिन अधिक रुक रहा है और आप कैथेटर नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो आज नहीं तो कल आगे चलकर आपके ब्लैडर और किडनीज में नुकसान होने की संभावना है। आप सभी बहुत ही समझदार, यंग और हेल्दी लोग हैं अदरवाइज, और मैं नहीं चाहता कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स किसी भी तरीके से आगे चल के आपकी सेहत को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, इस कंडीशन में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें चीज़ का बचाव करना है, चीज़ को खराब होने नहीं देना। खराब होने के बाद उसे ठीक करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए पूरी सलाह लेकर इसे बचाव पे फोकस करें। मेरे एक दोस्त ने पूछा है, अगला
अगला सवाल है कि मुझे एक फोलिस कैथेटर लगा है, नीचे के हिस्से में जलन रहती है, तो उसके लिए क्या ये इन्फेक्शन हो सकता है? बिल्कुल दोस्त, जैसा कि आपने सुना कि फोलिस कैथेटर लंबे समय तक लगा रहने से इन्फेक्शन होने की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो अगर फोलिस कैथेटर लगा है तो कृपया आप उसे वक्त के साथ साथ चेंज करते रहें, आप अपनी सफाई का ध्यान रखें, और अगर पॉसिबल हो तो फोलिस कैथेटर हटाकर सीआईसी के बारे में सोचें। लेकिन अगर किसी वजह से सीआईसी नहीं कर सकते हैं तो फोलिस कैथेटर के बजाय आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाकर नाभि के नीचे छोटा सा माइनर ऑपरेशन करके सुप्राप्यूबिक कैथेटर डलवा लें। नाभि के रास्ते डलने वाले कैथेटर में इन्फेक्शन की संभावना कम रहती है, चोट लगने की संभावना कम रहती है, लिंग के रास्ते में जलन दर्द की संभावना नहीं रहती है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हमारे जो भी सभी दोस्त लंबे समय से फोलिस कैथेटर पर रहने चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन है कि सुप्राप्यूबिक कैथेटर के बारे में आप ज़रूर विचार करें। मेरे एक दोस्त ने पूछा है कि मैं कई समय से मैं ये दवाइयाँ लेता हूँ, लेकिन जब दवाइयाँ लेता हूँ तो मुझे कई बार धुंधला दिखाई देता है। बिल्कुल, अगर कभी भी आपको ब्लैडर से संबंधित दवाइयाँ लेने से धुंधला नज़र आता है तो तुरंत आप इन दवाइयों को रोक दें, अपने डॉक्टर के पास जाकर चेक कराएं। इस तरह की समस्या खास तौर पे उन लोगों में होती है जिनमें प्री एग्जिस्टिंग आई कंडीशन रहती हैं, और इन लोगों में अगर हम ब्लैडर की संबंधित दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी आपको हल्का धुंधलापन आ सकता है। तो इस समय पे आप डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई ग्लूकोमा रिलेटेड कंडीशन नज़र आती है, खासतौर पे क्लोज एंगल ग्लूकोमा, तो उस कंडीशन में ब्लैडर की ये दवाइयाँ लेने की बजाय आपको बोटॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करना अधिक उचित रहेगा। ये आपने बहुत अच्छा पूछा और आपकी ऑब्जर्वेशन की मैं सराहना करता हूँ। इसी तरीके से आप अपने जो भी सिम्टम्स नोट करें उन्हें कभी इग्नोर मत कीजिए। वो दवाई की वजह से, वो बीमारी की वजह से, वो अन्य कारणों से हो सकते हैं, तो आप सब चीज़ों को अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करें। हमारे एक मित्र ने पूछा कि मैं डिजिटल स्टिमुलेशन करता हूँ स्टूल निकालने के लिए, यानी डीजी करके, डिजिटल करके फिंगर से अपनी स्टूल निकालता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया, ये आपके लिए उचित नहीं है। इसमें चोट लगने का, नुकसान होने का, ब्लीडिंग के ज़्यादा रिस्क रहता है। तो आप स्टूल को सॉफ्ट करने की दवाइयाँ लें, डल्कोलेक्स या डल्कोफ्लेक्स सपोजिटरी या ग्लिसरीन सपोजिटरी इस्तेमाल करें, और इसके अलावा प्रोक्टोक्लिस या सोप वाटर एनीमा इस्तेमाल करें, लेकिन डिजिटल इवैक्यूएशन न करें। बोटॉक्स लगाने से मेरे दोस्त ने एक पूछा है कि क्या बोटॉक्स लगाने से कंट्रोल आ सकता है? दोस्तों, ब्लैडर के अंदर जब ओवर एक्टिविटी होती है जो कि ब्लैडर के प्रेशर बढ़ाती है, लीकेज पैदा करती है, और उसके प्रेशर की वजह से एडी होता है या किडनी में नुकसान होता है, उसको कम करने के लिए हम ये बोटॉक्स इस्तेमाल करते हैं। बोटॉक्स ब्लैडर में जो डेवलप हुई खराबी है उसको कंट्रोल करती है। बोटॉक्स से नॉर्मल ब्लैडर जैसा कंट्रोल नहीं आता, लेकिन ब्लैडर सेफ हो जाता है, ब्लैडर का मसल रिलैक्स हो जाता है, और ब्लैडर का मसल आराम से यूरिन स्टोर कर सकता है, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आप सेफ हो जाते हैं, आपकी सेहत ठीक रहने की संभावना बढ़ जाती है। और बोटॉक्स लगाने के बाद भी आपको रेगुलर सीआईसी करनी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हमारे एक दोस्त ने बोला कि मैं कई सालों से एनीमा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एनीमा करना उचित है, डॉक्टर की सलाह से अगर आप समय पर एनीमा कर रहे हैं इसमें भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एनीमा रोज़ करने की बजाय आप कुछ समय जो पहले हमने चीज़ें बताई उनका इस्तेमाल करें, और जब स्टूल बहुत हार्ड हो, आपको 2 या 3 तक स्टूल ना आए, तो आप एनीमा का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। हमारे एक दोस्त ने अगला सवाल पूछा है कि यूरिन में वाइट डिस्चार्ज निकलता है, क्या ये इन्फेक्शन की निशानी है? दोस्तों, जैसे आप सीआईसी करते हैं तो सीआईसी करते हुए आप यूरिन के रास्ते में जेली डालते हैं, आप कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, आपके हाथ से और कैथेटर पे लगी हुई जो चीज़ें अंदर जाती हैं वो यूरिन के अंदर बनने वाले पदार्थों के साथ मिलकर वाइटिश डिस्चार्ज पैदा करती हैं। ये वाइटिश डिस्चार्ज हमेशा इन्फेक्शन की निशानी नहीं होता। इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें उन पे ध्यान रखिए। जैसे यूरिन में वाइट डिस्चार्ज आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपने थोड़ा पानी पीने की मात्रा बढ़ाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो परसिस्ट कर रहा है। अगर आपको उसके साथ जलन दर्द महसूस हो रहा है, ब्लैडर में पेन हो रहा है, जिन लोगों में सेंसेशंस हैं वो ये नोट कर सकते हैं, लेकिन जिसमें सेंसेशन नहीं है उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि क्या उन्हें ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया तो नहीं हो रहा, क्या उन्हें फीवरिश फीलिंग या बुखार तो नहीं महसूस हो रहा, ठंड तो नहीं लग रही, तो या उन्हें सीआईसी के बीच बीच में यूरिन लीक तो नहीं कर रहा।
तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो डेफिनेटली ये इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। लेकिन आप अगर बाकी बिल्कुल ठीक हैं और यूरिन के साथ थोड़ा सा क्लाउडीनेस आती है तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप CIC के तरीके पे फोकस करें, सफाई का ध्यान रखें, पानी पीने की मात्रा थोड़ा बढ़ाएं और अगर हो सके तो विटामिन C ऐड करें, नींबू, संतरा, खट्टे पदार्थों का इस्तेमाल करें, आंवला विटामिन C का बहुत अच्छा सोर्स है, उसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा अगर जलन दर्द हो तो कभी सिरप अल्कासोल या घर में पड़ा मीठा सोडा पानी के साथ मिलाकर लें, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको इन्फेक्शन का लक्षण नजर आए और आपके मन में शक हो तो आप यूरिन कल्चर टेस्ट कराएं और उसके पश्चात अपने डॉक्टर से सलाह करें, वो आपको उसके अनुसार जरूर एंटीबायोटिक सजेस्ट करेंगे। कई लोग, एक हमारे मित्र ने पूछा कि कई लोग CIC करने के लिए लिक्विड पैराफिन इस्तेमाल करते हैं, यानी आप ज़ाइलोकेन, लिग्नोकेन जेली के बजाय आप लिक्विड पैराफिन इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको इस बात के लिए आगाह करता हूं कि शरीर के रास्ते में आप जो भी पदार्थ डालते हैं वो स्टेराइल, साफ होना चाहिए, अदरवाइज आपको उसके अंदर होने वाले जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो उसके अंदर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है, वो आपके लिए सीरियस नुकसान पैदा कर सकती है। तो कभी भी लिक्विड पैराफिन, कभी भी वैसलीन या किसी भी तरह का तेल या कोई लुब्रिकेटिंग पदार्थ या कई लोग ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीज़ें न इस्तेमाल करें। अगर आपने इस्तेमाल करना है तो सिर्फ लिग्नोकेन जेली, या बहुत सारे केसेस में अगर आप, बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं वो कोई भी एबनॉर्मल जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो अवॉइड करें। और फीमेल्स आमतौर से अगर जेली नहीं भी इस्तेमाल करती हैं तो बिना जेली के भी वो CIC कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जेली लगाना आपके लिए न सिर्फ इस चीज़ को सरल बनाएगा, फ्रिक्शन से दूर करेगा, बल्कि आपको उससे होने वाले पेन या डिस्कम्फर्ट से भी बचाएगा। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि मुझे 20 नंबर का कैथेटर लगातार 20 साल से है, इससे क्या प्रॉब्लम होगी? दोस्त, 20 साल से अगर जो आपको ये कैथेटर लगा हुआ है तो ये कैथेटर अपने आप में नुकसान पैदा कर सकता है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पेरियोथल कैथेटर बहुत लंबे समय तक अगर रहने की संभावना है या आप समझते हैं कि CIC नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप नाभि के नीचे पेट से सुप्राप्यूबिक कैथेटर डलवा लें। वो आपके लिए लंबे समय तक रहने का एक बेटर उपाय है, एक सही उपाय है। हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि बोटॉक्स लगाने से क्या बाकी दवाइयों का इस्तेमाल कम हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, बोटॉक्स लगाने से बाकी सब दवाइयों का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो आपको ब्लैडर को रिलैक्स करने की बाकी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका जीवन और सरल हो जाता है। रोज़ आपको दवाइयाँ लेने की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और लगभग 6 से 9 महीने तक जो बोटॉक्स का असर रहता है उस समय तक आप बहुत कंफर्टेबली आप अपना रूटीन चला सकते हैं। तो मेरी सभी दोस्तों से प्रार्थना है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और जो भी आपके सवाल हों वो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि आप बात कर पाएं। हेलो।
हाँ जी, नमस्कार, बताएं। नमस्कार जी सर, मेरे को ब्लडर का मैंने स्टोन में थी 75 26 साइज की और पथरी स्टोन की। तो उसको 2 मंथ हो गया तो ऑपरेशन किया था, लेकिन अभी भी कभी कभी लाल वो सफेद आता है, उसके साथ में लाल यूरिन भी आता है। हाँ हाँ हाँ। आप सीआईसी कर रहे हो क्या? हाँ, मैं यही कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। सीआईसी करते हुए कभी कभी जो ब्लैडर में स्टोन निकाला था उस जगह पे हल्की लाली सोजिश रह जाती है, तो उसकी वजह से कई बार कैथेटर के चुभने की वजह से हल्का फुल्का माइनर ब्लीडिंग हो सकती है। तो कैथेटर के साथ आप जेली अधिक इस्तेमाल करें, और जब आपका कैथेटर ब्लैडर में पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा कैथेटर अंदर ब्लैडर के अंदर मत डालिए। जहाँ पे यूरिन आने लगे वहाँ रुक जाइए, है ना। और इसके साथ साथ कुछ प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक जैसे नाइट्रोफिरेंटोइन है, उसको आप एक गोली दिन में एक बार लगातार 15-20 दिन तक रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए। पानी पीने की मात्रा सही रखिए। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे ये सेटल हो जाएगा। डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। लिवोफ्लैक्सिन आती है 500 की, वो ले चले? हाँ, वो ले सकते हैं आप। लिवोफ्लॉक्सासिन 14 दिन तक ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हर रोज की लेना का आधा? है मैडम? आधा लेना का पूरा लेना? नहीं नहीं, अभी प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं तो 500 मिलीग्राम की जो एक गोली है वो आधी गोली रोज लेनी है, और उसको 14 दिन तक 250 मिलीग्राम रोज लेते रहिए। जब इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं तो फुल डोज 500 ले सकते हैं आप, है ना। हाँ हाँ। ओके। और भी मेरे दोस्त कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार, बताइए हितेश। सर अपना वीडियो भी सर ऑन मैं कर लो। ओके सर, एक मिनट। हाँ, वेरी सर नाइस। अभी 1 महीने से ले रहा हूँ। हाँ, 1 महीने से ले रहा हूँ सर, तो थोड़ा बहुत तो अभी स्टोरेज हुआ है। खाना खाने के बाद ही थोड़ी दिक्कत होती है, 2 घंटे, बाकी लगभग 2.5-3 घंटे तक रहता है स्टोरेज। जो आप बोटेक एक जो इंजेक्शन की बोल रहे थे सर, तो वो कैसा रहेगा, उसके बारे में पूछना था कि बेटा 3 महीने देखो, लेने के हाँ बाद क्या। हाँ बेटा देखो, आपने अभी दवाई शुरू की है ना, तो आप अभी अपनी दवाई चालू रखिए। क्योंकि आपको हाँ सर। दवा का असर जो है ना वो 4 हफ्ते तक सही आना शुरू होता है और धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाता है। तो मेरी आपको सलाह है हाँ कि सर। आपके केस में आप अभी पहले दवाइयाँ इस्तेमाल करें, 3 से 6 महीने तक दवाई हाँ लें। अगर आपकी कंडीशन दवाई से हाँ कंट्रोल हो जाती है तो उसमें आपके लिए सरल और सस्ता उपाय पड़ेगा। बोटॉक्स इंजेक्शन अभी हाँ भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन बेटा अनफॉर्चुनेटली इंडिया में थोड़ा इसका कॉस्ट का फैक्टर है। एक बोटॉक्स इंजेक्शन जो हम हाँ। लगाते हैं तो उसमें रफली 75,000 का खर्चा आता है, ठीक है। तो इसीलिए हाँ हम इसीलिए उसको पहली ऑप्शन नहीं लेके चलते हैं। हम हमेशा पहले दवाइयों हाँ से कंट्रोल करते हैं। अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई मेजर प्रॉब्लम है, तो हम इंजेक्शन के बारे में सजेस्ट करते हैं। अपने देश की कंडीशन के हिसाब से हमारी पहली सोच यही है कि सरल तरीके से, सस्ते तरीके से, आराम से अगर जो चीज़ कंट्रोल हो जाए दवाइयों से तो वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। बस दवाइयाँ बंद मत करना, कंटिन्यू रखना, ठीक है। और रेगुलरली हर ओके 3-3 सर। महीने पे मेरे से दवाइयाँ चेंज करने के बारे में गाइडेंस लेते रहना बेटा, ठीक है। ओके सर। वेरी अभी नाइस। सर पॉली कैथेटर यूज कर रहा हूँ सर, क्योंकि ना वो जो हार्ड रहता है नेल्टॉन कैथेटर करके, वो नहीं थोड़ा बेटा, मैं सॉफ्ट है आपको करके स्टार्टिंग है। नहीं नहीं, आपको मैं एक और अच्छा कैथेटर बताऊंगा। आप मुझे कल मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे बात कर लेना, तो आपको हम एक और कैथेटर बताएंगे। वो आपको बहुत सॉफ्ट पड़ेगा, वो हार्ड नहीं होता। जेली लगाकर इस्तेमाल करेंगे हाँ तो क्योंकि बहुत सॉफ्टली हो जाएगा। आप चिंता मत करो, आप कल मुझे दिन में बात कर लेना, मैं हाँ। आपको मैसेज बताऊंगा, ठीक है बेटा। और सस्ता भी पड़ेगा ओके और सर। और आपको बहुत सॉफ्ट भी पड़ेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इंजरी का ही डर है, इसलिए हार्ड वाला यूज नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इंजरी नहीं होगी बेटा। देखो अभी क्या है कि सीआईसी का ये जो कैथेटर है ना, इस तरह का कैथेटर पिछले हम्म। 15-20-25 सालों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में और विदेश में करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आमतौर से बड़े सॉफ्ट कैथेटर होते हैं। तो मैं आपको फिर भी इसके बारे में कल पर्सनली डिस्कस करूंगा और कल आपसे बात करूंगा, ओके ठीक सर। है। तो कल आप दिन ओके में मुझे 11 से 5 के बीच में एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके। चलो, थैंक यू यू आर सर। लुकिंग वेरी स्मार्ट, थैंक यू। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी, बताएं नमस्कार सर। जी। बेटा आप सर हितेश मैं अपना, हाँ सुल्तान ऑफ बोल कर रहा दो। हरियाणा से।
हाँ बताइए बेटा। जैसे अब जी मैं 5 साल से वो CIC नहीं कर रहा, इन्फेक्शन हो गया था, तो अच्छा अभी तक मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो अब मैं जैसे वो CIC करता था तब बार बार इन्फेक्शन हो जाता था, तो अच्छा। मैंने दवाई दवाई ली और ठीक हो गया। फिर ठीक है। मैंने अपने आप को बंद कर दी ना, अभी कोई दवाई ले रहा मैं और ना CIC कर रहा, और अपने आप मतलब 200 ml तक पेशाब उतरता है मेरा एक बार में। हाँ तो कोई सुल्तान सिंह जी, तकलीफ हो जो सकती आप, है हाँ क्या? हाँ, जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो आपका सिस्टम अपने आप ठीक चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन इसमें ना ब्लैडर के अंदर क्या हो रहा है, किडनी के अंदर क्या हो रहा है, ये बाहर से ना आप देख सकते हो ना मैं देख सकता हूँ। अब उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप 6 महीने में एक बार एक अल्ट्रासाउंड और किडनी फंक्शन टेस्ट ये ज़रूर कराते रहो, ठीक है। अच्छा अगर आपकी किडनी ठीक है, आपका ब्लैडर ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं आ रही, किडनी फंक्शन नॉर्मल है, तो प्रभु की कृपा है, इसी को चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किडनी में अंदर सूजन आ रही है जैसे तो मैं हम जैसे सर मैं ज्यादा पानी पीता हूँ ना तो जल्दी पेशाब उतरता है, और कम पीता हूँ तो देर से। जैसे भी मेरे ब्लड में 200 ml पेशाब स्टोर हो जाता है ना, तभी अपने आप निकल जाता है। और कई बार मैं ऐसे ये हिला देता हूँ ना मेरे यहाँ सुंडी के नीचे से, तो भी मैं पेशाब कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है तो कोई सुल्तान दिक्कत सिंह तो जी। नहीं इसमें? हाँ, इस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्लेक्स वॉइडिंग। रिफ्लेक्स वॉइडिंग में ऑटोमेटिकली पेशाब निकलता है, ठीक है। लेकिन वो पेशाब पूरा निकल रहा है ये चेक करना जरूरी है, किडनी में कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा ये चेक करना जरूरी है। तो इसके लिए आप दो चीजें पूरा क्या करोगे, अल्ट्रासाउंड और किडनी फंक्शन टेस्ट, ये दो टेस्ट करके आप मेरे को रिपोर्ट बताओगे, ठीक है। और मैं आपको फोन पे जैसे ही आपको गाइडेंस दूंगा, ठीक है। जैसे पूरा पेशाब निकल रहा है नहीं निकल रहा है, कैसे चेक किया वो जाए? अल्ट्रासाउंड से चेक होगा ना। अच्छा अच्छा, अल्ट्रासाउंड हाँ से। हाँ हाँ, मैं आपको कल, आप दिन में 11 से 5 के बीच में मुझे फ़ोन कर लेना, तो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के भेज दूंगा कि आपको कौन से टेस्ट कराने हैं। टेस्ट करा के मुझे उसकी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। आपका नंबर सर? मेरा नंबर, मैं अभी ये प्रोग्राम खत्म होगा ना तो मैं अभी सबके लिए लिखवा दूंगा, ठीक है। एक कागज पेन तब तक किसी बच्चे को बोल के तैयार करवा लो, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ मैं और अभी बोल जैसे दूंगा। सर मैं जैसे अपने वो या ऐसे ही लाता हूँ ना नीचे, हाँ हाँ बिल्कुल। जहाँ पे हिलाने से भी मतलब पेशाब में उतर जाता है मेरा। बिल्कुल, इसको रिफ्लेक्स वॉइडिंग कहते हैं सुल्तान सिंह जी, ये बिल्कुल ठीक करते हैं। बस हमें इसको चेक जो करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप ना सिर्फ कंफर्टेबल रहो बल्कि सेफ भी रहो, है ना। और यूरिन कलेक्शन के लिए जो आप कॉन्डोम ड्रेनेज या जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि उसमें भी सफाई का नहीं मैं ध्यान रखें, ठीक है। कंडोम यूज नहीं करता मैं। अच्छा, अगर पता लग जाता है तो जैसे मेरे को हाँ, पेशाब की आदत थोड़ा है, एहसास हो जाता है कि मैं पेशाब करूंगा, वेरी गुड तो मैं वेरी गुड। अपने अपने पास जैसे मैं पेशाब के लिए है ना आपको दिखा दूं ये रखता हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें अपने आप कर लेता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत एहसास बढ़िया। हो जाता है मेरे को थोड़ा, हाँ, हाँ, फिर मैं पेशाब करूंगा। ये खास तौर पे आपकी जो इंजरी है ना सुल्तान सिंह जी, ये इनकम्प्लीट इंजरी होती है। हाई कॉर्ड इनकम्प्लीट इंजरी में आपको एहसास भी हो जाता है, रिफ्लेक्स वॉइडिंग भी अच्छी हो जाती है। इसीलिए मैंने आपको, याद होगा पहली स्लाइड में क्या कहा था, कि जिन लोगों को इस तरह का एहसास हो जाता है उनके लिए ये करना ठीक है, लेकिन डॉक्टर की टेस्ट कराने के बाद, सलाह लेने के बाद कि आप सेफ हैं, ताकि आपको अंदर कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो ये मैं आपको और सर कब्जी के लिए मैं डल्को प्लस यूज करता हूँ, एक गोली आती है गोली, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन लेता हूँ मैं गोली, वो शाम को ले लेता हूँ, सुबह फ्रेश हो जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप अपने हिसाब से जो आपने सिस्टम इतने सालों से बनाया है और आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है। इसी को कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सुल्तान सिंह जी। 10 साल हुए सर, चोट लगी हुई है मेरे को। हाँ नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक रहोगे, और हम चाहते हैं आगे भी अगले 20 साल 30 साल 40 साल आप बिल्कुल ठीक रहो, स्वस्थ रहो, और कोई भी दिक्कत हो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सर। हाँ जी, धन्यवाद सुल्तान सिंह जी, बिल्कुल। और मेरे कोई दोस्त जो पूछना चाहते हैं, मिस्टर दबूलाल जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हमारे सुल्तान, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताएं।
सर हम CIC करते हैं अभी। आप वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको देख भी सकें। वेरी नाइस। सर हम सर हेलो। हाँ सर हम अभी CIC करते हैं, तो हम दिन में कम से कम 5-6 बार CIC करते हैं। तो रात को हम एक बार सोते टाइम कर लेते हैं, उसके बाद रात को और नहीं करते, फिर सुबह हम 5 बजे करते हैं। तो रात को हम जो नहीं करते हैं तो क्या वो खराबी है क्या सर? नहीं, आप एक बहुत अच्छा काम करते हैं मैती जी कि आप हम नहीं सुबह करते 5 बजे तो उठ के हम- कर लेते हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप रात को अगर 11 बजे किया और सुबह 5 बजे किया, और आपको सिर्फ नोट क्या करना है, सुबह जब 5 बजे आप CIC करते हो उसमें कितना यूरिन निकलता है। अगर सुबह वाले CIC में 600 ml यूरिन निकलता है तो ये ज़्यादा है। उतना नहीं था, वो 200, 250, 300 उससे ज़्यादा नहीं है। बस बिल्कुल ठीक है। हमारा पर्पस क्या है देवलाल जी, हमारा पर्पस है ब्लैडर गुब्बारे की तरीके से फूलना नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो अगर आपके ब्लैडर में 200, 300, 400 ml तक यूरिन आता है और आप जितनी देर के बाद CIC कर रहे हैं उतना यूरिन है तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप रात को 10 बजे करें और सुबह 7 बजे करें तो ये टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपके केस में अच्छी बात क्या है कि आप रात को 11 बजे करते हो और सुबह 5 बजे करते हो, तो वो समय ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, आपने उसका वॉल्यूम भी चेक किया, वो वॉल्यूम भी 300-400 से ज़्यादा नहीं होता, तो इसका मतलब है ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर वो कभी मात्रा बढ़ के 600 ml हो जाए, 700 ml हो जाए, तो फिर आपको उठ के रात को CIC करना चाहिए, ठीक है। नहीं सर, वो तो रात को हम नहीं करते, वो हम कॉन्डोम कैथेटर यूज करते हैं, तो रात को यूरिन हो जाता है अपने आप। कितना होता है पूरी रात को कॉन्डोम से कितना यूरिन निकलता है? लगभग 300-400 हो जाता है। 300-400 निकलता है रात को कॉन्डोम में, और 300-400 सुबह CIC में निकलता है, तो टोटल मिला के 700-800 हो गया ना, हाँ तो हो गया। है ना। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए एक काम करो, आप कई सालों से ये कर रहे हो, अब ये सिस्टम आपके शरीर के लिए कितना ठीक काम कर रहा है ये चेक करने के लिए आप एक अल्ट्रासाउंड और एक किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेना, ठीक है। और वो रिपोर्ट आप मेरे साथ शेयर कर देना। अगर प्रभु की कृपा से सब ठीक है तो, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको ऐसे ही चलने देंगे और हर 6-6 महीने के बाद इस पर नज़र रखेंगे। अगर हमें कभी भी किडनी में कोई सोजिश का लक्षण नज़र आएगा, ब्लैडर में कमजोरी का लक्षण नज़र आएगा, तो फिर हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रात को उठ के भी CIC कर लिया करो, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब तक आपका सिस्टम ठीक चल रहा है आप सेम रखो, लेकिन अल्ट्रासाउंड और किडनी फंक्शन टेस्ट करा के आप मुझे रिपोर्ट भेज देना, ठीक है। अभी प्रोग्राम के लास्ट में मैं अपना मोबाइल नंबर बताऊंगा, आप कागज पेन रेडी कर लो, आप नोट कर लेना, और व्हाट्सएप पे मेरे टच में रहना, ठीक है। आप कहाँ से हो मैती जी? हम बंगाल से हैं। वेरी नाइस। कौन सी जगह? हम हल्दिया जानते हैं ना? हाँ हाँ, ओके ओके, हल्दिया हाँ हाँ हाँ, हम हल्दिया। लोग यस यस, वेरी नाइस, चाहिए। वेरी नाइस, गुड, स्टे इन टच। और एक बात सर, हाँ जी, और एक बात सर, हम स्टूल करते हैं जो डेली हम 11 बजे कर लेते हैं, यही मेरा डेली का सिस्टम बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरे को कुछ लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ता है, और थोड़ा बहुत बस हम पानी थोड़ा लगा लेते हैं, उसके बाद हो जाता है अपने। थोड़ा ठीक। टाइट रहता है लेकिन हो जाता है। अगर आप इसके साथ साथ, जैसे हमें आपको बताया कि आप टैबलेट फॉर्म में डेल्कोलेक्स इस्तेमाल करें या सिर्फ लूज लेवोलक इस्तेमाल करें, तो उससे थोड़ा सा और आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम ठीक चल रहा है तो आप उसे ठीक चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खान पीन का थोड़ा परहेज कीजिए, और सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर रहे हो, समय पे कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपना समय पे करने से इसको बोलते हैं बायो रिदम फॉर्मेशन, यानी आप एक समय फिक्स करके रेगुलरली उस समय पर बैठो, और दूसरा कमोड के ऊपर कम से कम आधा पौना घंटा जरूर बैठिए, है ना। क्योंकि जितना समय आप लगाएंगे आंतों को स्लोली मूव करके पेट खाली करने में, उतना आसान रहेगा। तो इसीलिए कमोड के ऊपर समय जरूर लगाया करें। सुबह उठ के आप थोड़ा सा 1 कप जितना गुनगुना पानी लें, तो उससे भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, लेकिन 1 कप या 1 गिलास जितना गुनगुना पानी लीजिए, है ना। जो लोग देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो
साथ साथ कुछ त्रिफला पाउडर इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठ के पपीता खाते हैं, इन चीज़ों में भी कोई नुकसान नहीं है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दवाइयों में जैसे मैंने आपको बताया स्टूल सॉफ्टनर और डल्कोलेक्स सपोजिटरी भी ध्यान में रखिएगा, अगर कभी स्टूल हार्ड हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मेरे 4 साल हो गया तो अभी तक फूल नहीं यही चल रहा है। चलो अच्छी कभी बात है। कल एक दिन 2 दिन जैसे अगर नहीं होता है तो फिर तीसरा दिन में पूरा क्लियर हो जाए। चलो बहुत अच्छी बात है। बस ये ऑप्शंस आप अपनी समझ में रखिए। हाँ, ये ऑप्शंस आप अपनी नज़र में रखिए, अगर कभी ज़रूरत पड़े, दिक्कत हो तो इनका इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ी सी नॉलेज बढ़ने से, थोड़ा ज्ञान मिलने से आपको एक रास्ता और नज़र आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैथी जी। ओके सर। और हमारे कोई दोस्त अनिल मस्के, आप अनम्यूट कर लीजिए। मिस्टर अनिल। रजनीश कुमार। हाँ सर। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बताइए। सर मैंने आपने रिपोर्ट आपको भेजी थी, मेरे को किडनी स्टोन है, आपने बोला था डॉक्टर के साथ सजेशन जाके पूछो, तो डॉक्टर के साथ सीटी स्कैन है वो किया, पर किडनी में इन्फेक्शन और स्टोन बहुत बड़े बड़े, तो ऑपरेशन नहीं कर रहे मेरे। नहीं बेटा, ऑपरेशन तो होना ही है ना, ऑपरेशन तो होना ही है। अगर वो हॉस्पिटल, हाँ क्या कहते हैं वो बोल रहे आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती, बोले आप जो पैरालिसिस है तो वो जख्म ठीक नहीं होगी, बोले आप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अलावा आप कितने स्वस्थ हैं ये आपकी जांच पड़ताल से पता चलेगा, पर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट में हर तरीके का ऑपरेशन उतनी ही सफलता से, उतनी ही आसानी से कर सकते हैं जैसे बाकी लोगों में कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो अस्पताल में उस तरह की सुविधा नहीं है तो आप किसी और बड़े अस्पताल में, आप कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में रहते सर। मैंने अपने रिपोर्ट भी आपको भेजे थे, आप बोले नहीं, डॉक्टर रिपोर्ट देखो, अभी इतना दूर से ऑपरेशन तो हम, या तो आप दिल्ली आए तब तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, नहीं तो आप ना कल मुझे कांटेक्ट करना दिन में, ठीक है। आप जहां रहते हो उसके आसपास कौन से अच्छे और एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट हैं, कल मैं आपको उनका एड्रेस बताऊंगा, ठीक है। तो वहां जाके आप करेंगे। हाँ ठीक है सर, पर मेरे को 14 साल हो गए, मैं 12 साल का था तब मेरे को इंजरी हुई थी सर, मैं बहुत छोटा था, तो मेरा ऑपरेशन भी नहीं हुआ स्पाइनल कॉर्ड का, तो अभी तक मेरी एज अभी 27 है अभी, और अभी ये प्रॉब्लम आ गया है किडनी स्टोन का। नहीं, किडनी स्टोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, और आप अपना ध्यान रखोगे, अच्छे से ब्लैडर का इवैल्यूएशन कराओगे तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे। आप ये मान के चलो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद आज की डेट में अच्छी रिहैबिलिटेशन के साथ आप सभी काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपके क्या लेवल ऑफ इंजरी है बेटा? L5 आणि L2L है। आपके हाथ के फंक्शंस कैसे हैं? बहुत अच्छे, हाथ बहुत काम करते, हाँ, से निचला वाला काम नहीं करता। हाँ, तो बेटा आप सब कुछ कर सकते हो अनिल। आप व्हीलचेयर पे बैठ सकते हो, आप दुकान कर सकते हो, आप काम कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आप रेगुलर टच में रहो, आपको जो भी जरूरी गाइडेंस है प्रोवाइड करेंगे। अगर जरूरी होगा तो हम आपको किसी तरीके से कुछ इंतजाम करके दिल्ली बुलवा लेंगे रिहैबिलिटेशन सिखाने के लिए, ठीक है। आप मेरे टच में रहना, हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मदद करती हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, तो आपको दिल्ली बुलवा के आपके इलाज के लिए गाइडेंस भी इसमें भी दिलवाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, कागज पेन लेके बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में फोन नंबर बताऊंगा, लिख लेना, ठीक है बेटा। ठीक है सर। चलो, वेरी नाइस बेटा, हिम्मत रखो, ठीक है, घबराना नहीं है, वेरी नाइस। चलिए रजनीश। बेटा ये अपना वीडियो बंद कर लो अनिल। हाँ सर। हाँ रजनीश बताइए। हाँ क्या हाल है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्पाइनल कार्ड के लिए हम लोग के लिए भगवान हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं। हम सब एक साथ हैं, हम सब इंसान हैं, और एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के साथ मिलके हमने काम करना है, ठीक है। आप भी उतने ही सक्षम और उतने ही हैं जितना बाकी कोई भी है, बाकी जितना मैं हूं, तो इसलिए वी आर ऑल देयर टुगेदर इन दिस। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
यूपी में है सर, हम लोग गांव में रहते हैं और यहाँ यूरोलॉजिस्ट मिलते नहीं है, लेकिन आपका हम लोग वीडियो सुनो और आपका सजेशन हम लोग 80% इसमें परफेक्ट हो गए हैं अपने ब्लॉडर के बारे में। वेरी इसके लिए नाइस। पहले तो आप इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा एक क्वेश्चन था ना कि सर वो आप जो रात में बता रहे हैं कि अपना नेल कैथेटर डालकर टेप मारने के लिए और उसको बैग से अपना, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार और डिस्कशन करके और उसका इमेज हम एक बार शेयर करते कि हम लोग का लीकेज उकेज ना हो, उसके बारे में बस थोड़ा सा बोल दीजिए और उसके बारे में। मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ, और इमेज के लिए आप मेरे को कल एक बार रिमाइंड करा देना, कल मैं आपको उसकी इमेज भी भिजवा दूंगा। बहुत सरल तरीका है अनिल जी। जब आप CIC करते हैं तो जो नेल कैथ आप अंदर डालते हैं, जब उसमें से यूरिन निकलना शुरू हो जाता है तो आप उसको निकालिए मत। आप एक टेप लेके, पेनिस के ऊपर टेप लेके, जो पेनिस से आ रही है उसको लंबा खींच के कैथेटर के ऊपर तक ले आइए और वहां फिक्स कर दीजिए। एक और टेप नीचे से लाइए, उसको पेनिस के नीचे से लेके और कैथेटर पे लाके उसको वहां फिक्स कर दीजिए। ये दोनों टेप लगने से वो कैथेटर अपनी जगह पे रुक जाएगा। इस कैथेटर के साथ यूरिन बैग का वो एंड लगा दीजिए। अब जो यूरिन बनेगा वो अपने आप इसमें निकलता रहेगा। और जो यूरिन बैग की जो ट्यूब है उसको भी अपनी थाई के ऊपर रख के एक छोटी सी टेप वहां लगा दीजिए। तो ऐसा करने से रात को बनने वाला यूरिन ऑटोमेटिकली आपके बैग में जाता रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल और सरल उपाय है। जब आप एक बार करना सीखेंगे तो आराम से सीख जाएंगे। कल मैं आपको इसकी इमेज भी बना के आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे एक बार रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, कल दिन के समय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, नहीं। परमात्मा आपकी भला आप सबको गाइड करते रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल आप अच्छे से देखिए, और मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग पूरा देखें वीडियोस को, और उससे संबंधित कोई भी सवाल रहेगा, कोई चीज नहीं समझ आएगी, सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट देखकर छोड़िए नहीं, पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। सिर्फ एक चीज याद रखिए कि आपके पास जहां आप हैं, ज्यादातर जगह पर देखो, शहरों में तो बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारी कोशिश यही है कि हमारे दोस्त जो बहुत दूर दूर रहते हैं, छोटी जगहों पे रहते हैं, जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं नहीं है, वहाँ उनके पास उन्हें खुद डॉक्टर बनना है और खुद ज्ञान लेना है। और वो ज्ञान लेने के लिए, वो समझ पैदा करने के लिए ये वीडियो सरल भाषा में, सरल हिंदी में, सरल तरीके से हम बात करके कर रहे हैं, ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मुश्किल की वजह से समझ ना आए, है ना। तो वीडियोस को अच्छे तरीके से बार बार देखिए, समझिए। फिर भी कोई सवाल रहे तो व्हाट्सएप पे मेरे से टच में रहिए, ठीक है। थैंक यू अनिल जी। मतलब कि बहुत वो लोग मानते हैं, लेकिन आप हम लोग को इतना वो बना दिए कि सारा कंफ्यूजन हम लोग का दूर हो गया ब्लॉडर के बारे में। डॉक्टर साहब वेरी वेरी गुड रजनीश जी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। आप टच में रहिएगा, है ना। एंड आपकी समझ से हम आगे और भी प्रोग्राम करेंगे। उसमें अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगले प्रोग्राम्स में, किसी प्रोग्राम में हम आपसे बुलवाएंगे, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, राहुल जी बताइए। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी सर। मेरा सर 3 साल से मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजर में हूँ सर। अच्छा। तो मेरा पॉलिश कैपिटल डाला हुआ है सर। मैं CIC में कन्वर्ट होना चाहता हूँ। अभी तक रिहेबिलिटेशन भी पॉसिबल नहीं हुआ है सर। तो मैं कैसे क्या करूँ सर, नॉर्मल लाइफ में यही सोच रहा हूँ सर। बिल्कुल। लेकिन लैट्रिन का जो है, लैट्रिन का जो मतलब जो मोशन रहता है, वो मोशन मुझे समझ में आता है। लेकिन आप जो दवाई बोले, वो दवाई मुझे लेना पड़ता है तभी पॉटी होता है, नहीं तो नहीं होता है सर। तो कैसे क्या मैनेज करें, समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, राहुल जी आप एक बार बताओ, आप रहते कहाँ हो? मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल। सिलीगुड़ी में रहते हैं, ठीक है। आप क्या काम करते हैं? सर मैं फिलहाल में कोई काम नहीं करता नहीं, हूँ। पहले आप क्या काम कर रहे थे? सर मैं कंप्यूटर में काम करता था, कंप्यूटर शॉप था मेरा। वेरी गुड। तो यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट एंड ए नॉलेजेबल पर्सन। तो आप ध्यान से समझिए, आपका लेवल ऑफ इंजरी क्या है? सर मेरा लेवल ऑफ इंजरी T4 T5 ब्रेकेज है और T9 रिमूव है सर। अच्छा, तो आपका हैंड फंक्शन तो ठीक है ना? हाँ, दोनों हाथ फंक्शन ठीक है सर, बैठ भी सकता हूँ मैं। वेरी गुड। मुझे अपना हाथ दिखाइए दोनों। हाँ, वेरी गुड। हाथ में पेन पकड़ा हुआ है सर। हाँ, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो, यू हैव वेरी गुड हैंड फंक्शंस, इट इज ह्यूज एडवांटेज फॉर यू, है ना। तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप रिहेबिलिटेशन करके आपकी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, उठना बैठना, मोबिलाइजेशन, व्हीलचेयर ट्रांसफर, अपने काम पे जाना, अपनी दुकान वापस शुरू करना, अपना बाकी जीवन चालू रखना, सब कुछ कर सकते हो आप। यूरिन के लिए
कैथेटर हटा के सिंपल सीआईसी शुरू करने के लिए लोकल नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास मिलें। वो आपको एक नर्स को डिप्यूट करेंगे, वो आपको सीआईसी करना सिखाएंगी। सीआईसी करना इतना सरल है जितना ब्रश करना है, ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पेशाब का रास्ता एक ट्यूब की तरह से होता है, उसमें एक पतली सी ट्यूब डालनी है, जब यूरिन निकल जाए तो वो ट्यूब निकाल के आपने एक तरफ रख देनी है। इस पूरी प्रोसेस में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। बहुत सरल है, जब आप करने लगेंगे तो रूटीन की तरह से आदत पड़ जाएगी। जब ब्लैडर कंट्रोल हो जाएगा, आपके मन में डर नहीं रहेगा, तो आप उठ के बैठना, बाहर निकलना शुरू करोगे, दोस्तों के साथ जाना, घूमना फिरना शुरू करोगे, पिक्चर देखने जाना शुरू करोगे, ठीक है। आप अपने व्हीलचेयर को अपनी गाड़ी बना के कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना काम वापस शुरू करना है, ये मन में धारणा करो। आपको एक्सरसाइज करके अपने आप को दोबारा से अपने फंक्शनल कंडीशन में लेके आना है। स्टूल के लिए जो दवाइयाँ मैंने बताई, कल आप नहीं समझ में आए तो कल आप दिन में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। उस पे आप अपना दवाइयाँ लीजिए और वापस अपना गेट बैक योर लाइफ, अपना जीवन वापस दोबारा से हासिल कीजिए और अपना काम और अपनी सब चीजें दोबारा से शुरू कीजिए। ओके, यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। हाँ, एंड यू विल गेट एवरीथिंग। गिव मी अ स्माइल। थैंक यू। यस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। ओके ओके सर। या गॉड ब्लेस। जल्दी सीआईसी शुरू करेंगे, कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आप अपने जगह बताइएगा, लोकेशन भेजिएगा, मैं उसके आसपास का यूरोलॉजिस्ट आपको बताऊंगा जो आपको सीआईसी सिखाएंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस, स्टे इन टच। थैंक यू सर। ओके। और मेरे कोई दोस्त जो सवाल कोई पूछना चाहते हैं? विकेश, विकेश अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ किया सर, किया। हाँ हाँ, बताइए विकेश। वेरी नाइस, आई लाइक योर हेयर स्टाइल। सुपर सर, सुपर। आज की मीटिंग तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत बोले तो बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस सर, मुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे ना, इस तरफ में ना बहुत पेन हो रहा है बहुत। अच्छा, फीवर तो नहीं है? मतलब सॉरी, फीवर तो नहीं है आपको? हेलो, बुखार तो नहीं है, फीवर नहीं है ना? फीवर कुछ नहीं है सर। नहीं, फीवर कुछ नहीं है, लेकिन वो ग्लैंड ब्लैडर में पिस्ता के तैल में स्टोन था ना, तो अच्छा। वो अभी आज से थोड़ा सा पेन हो रहा है। अच्छा, गॉल ब्लैडर में आपने अल्ट्रासाउंड करा के चेक किया? सर अभी ना डॉक्टर को कल शनिवार को जाने वाला था, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से वो हॉस्पिटल ट्रस्ट वाला बंद है, तो म्यूनसिपालिटी में करता है कि नहीं ये पता नहीं है। तो फिर 2-3 दिन से मैं इधर एक ट्रस्ट में हूँ। देखो इधर का कैसा है, देखो दिखता तो नहीं है? हाँ, दिख रहा है। देखो यहाँ पे। तो आप अपना अल्ट्रासाउंड करा के मुझे रिपोर्ट बताइए। मैं अभी खड़ा हूँ। हाँ, ओके। क्योंकि गॉल ब्लैडर में सब ये पेन बाकी और कुछ नहीं। ये पेन जो है ना विकेश, ये पेन गॉल ब्लैडर का स्टोन है, और गॉल ब्लैडर के स्टोन के पेन के लिए अल्ट्रासाउंड करके चेक करेंगे। अगर उसमें वो अगर पाया गया तो उसका एक छोटा दूरबीन से लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, लैप कोली ऑपरेशन होता है, उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, वो दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है, उसमें छोटा सा एक होल से करते हैं, है ना, की होल सर्जरी बोलते हैं। हाँ सर, वो क्या और कुछ नहीं है मुझे ना, उसका ही टेंशन, और कुछ नहीं है। ब्लैडर का सब कुछ कंफर्टेबल है। अभी जब भी मैं टैबलेट ले रहा हूँ, अभी 1 महीना हो गया, तो बिल्कुल अच्छा लगा। अभी 6 महीने लेगा तो और अच्छा होएगा मुझे। बिल्कुल, दैट्स द स्पिरिट। मैंने कुछ उम्मीद नहीं आ गया इतना प्रॉब्लम। यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी जॉली पर्सन। ऐसे ही खुश रहो और रेगुलर टच में रहो, दवाइयाँ छोड़ना नहीं, और बिना अपनी मर्जी से जो शेड्यूल है वो दवाई का बंद नहीं करना, ठीक है। तो रेगुलर टच में रहिए, मैं आपको जैसे पहले प्रिस्क्राइब किया ऐसे रेगुलर। हाँ
दवाई तो बंद नहीं किया अभी, तो दवाई सिर्फ रात वाला दवाई है वही ले लेता हूँ। अभी 15 दिन का दवाई दिया था ना, वो 15 दिन खत्म हो गया, बाकी का दवाई ले रहा हूँ। तो लूज मोशन का तो मोशन तो सही होता है, मोशन का तो लिया नहीं है, तो अभी सब ठीक है। और कुछ यूड्रिंक तो सिर्फ 4 घंटे में एक बार CIC करता हूँ, 350-400 ml CIC सुसु आता है बस। रात भर तो आता है, बिल्कुल आता ही नहीं है। 11:30 बजे CIC करता हूँ, फिर सुबह 6 बजे तक सुसु आता ही नहीं है। वेरी गुड, मुझे इम्प्रूवमेंट है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रेगुलर टच में रहो। अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ सर, कुछ टेंशन है, सब खुशी सर, बहुत बोले तो बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यही है सर, अभी बिना कैलिपर पे भी खड़ा हो रहा हूँ सर अभी मैं। वेरी गुड, अभी स्टैंडिंग वॉकिंग करने के लिए आया हूँ मैं इधर। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब नीलिंग, यहाँ पे नीलिंग करना और स्टैंडिंग करना, तो थोड़ा बहुत तो वॉक करने का तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना सर। इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ना, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहने का अपन। बिल्कुल बिल्कुल, सब ठीक हो जाएगा। वेरी नाइस। तो खुद के लिए कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो टेक गुड केयर, अपना ध्यान रखो हैं। और हमारे कोई दोस्त इस बारे में कोई बात करना चाहेंगे? हाँ राहुल। थैंक यू सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू। क्योंकि सर आपकी वजह से बहुत हम लोग को नॉलेज मिलता है, जो कि नॉलेज कहीं उपलब्ध नहीं है सर। हम लोग छोटे से जगह से हैं, तो यहाँ यूरोलॉजिस्ट भी जैसे आप बोलते हैं वैसे लोग नहीं मौजूद हैं। डॉक्टर को पता भी नहीं है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता क्या है, जबकि डॉक्टर MBBS लोग हैं। नहीं बेटा, ये एक ना, इसमें उनका गलती नहीं बेटा। देखो ऐसा होता है, हर तरह की स्पेशलाइज्ड कंडीशन के लिए अलग एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रहने के बाद 20 साल रहने के बाद ही हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए हैं। तो ये चीज़ें बेटा सबके एक्सपीरियंस में पॉसिबल नहीं होती हैं। तो इसीलिए जितना बेस्ट पॉसिबल है वो इलाज करते हैं, लेकिन जितना हमसे भी हो सकेगा हम रिमोटली भी आपकी मदद करेंगे। तो आप कभी भी इसमें आप अपने आप को अकेला ना समझे, है ना। फील फ्री। अब बताएं अपनी क्या। आप सर हमको दवा लिख के दिए हैं 1 महीना का, जिसमें कुछ मतलब 3 महीना के लिए, जिसमें कुछ दवा हमको नहीं मिला था 20 दिन। तो थोड़ा सा यूरिन मतलब 150-200 ही आता था, तो बड़ा हम समस्या में थे। लेकिन अब मिल गया है, तो मेरा यूरिन का कैपेसिटी बढ़ गया है, और 400 ml अब 400-350 ml जितना आप नॉर्मल बताते हैं उतना आ रहा है सर। रिहैब नहीं लिए हैं सर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरा ठीक ठाक है, मतलब तैयारी करते थे उसी टाइम इंजरी हो गया है। किस चीज की तैयारी कर रहे थे? हम जनरल कॉम्पिटिशन निकाल चुके थे। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। मिनिस्ट्रल का जॉब हो चुका था, लेकिन एट ए टाइम हो गया, तो पहले इधर ध्यान दिए, उसको छोड़ दिया, फिर दोबारा मतलब आना चाहते हैं। बिल्कुल करोगे तो, बिल्कुल करना है तुमने। रिहैब के लिए बेटा अच्छे सेंटर्स हैं। आप अगर मौका लगता है तो आप दिल्ली आइए, यहाँ अच्छे से अच्छा रिहैब करो, और उसके बाद अपना एग्जाम दो और अपनी अच्छा कैरियर बनाओ। आप सब कुछ करोगे, है ना। पॉजिटिव रहो। You are a smart young man. You have a bright future. Okay? तो ये सब आप ही के वजह से हो पाया सर, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा परेशानी यूरिन में होती है। बाकी सबका तो थोड़ा थोड़ा मैनेज हो जाता है, लेकिन यूरिन ऐसा चीज है कि मैनेज हो ही नहीं पाता है, और नॉलेज नहीं रहता। आपको बेटा कोई भी दवाई, कोई सामान कुछ नहीं मिलता। आप सिर्फ मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो, यहाँ से मैं आपको सब अरेंज करवा दूंगा। डीलर्स के नंबर, लोगों के नंबर नहीं होगा तो दिल्ली से हम भिजवा देंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सिर्फ आप व्हाट्सएप पे मुझे अपनी समस्या लिख के मैसेज कर दीजिए बस, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपसे हमारी बात होती है, आप हमेशा रिप्लाई देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी टच में रहिए। बस कि जितना कोशिश करें दिन के समय 10 से 5 के बीच में आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अदरवाइज कोई भी समस्या हो तो आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जैसे ही समय मिलेगा मैं उसका आपको समाधान या रास्ता बताऊंगा बेटा। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, एंड आई ओनली वांट यू टू फोकस ऑन योर कैरियर। डोंट गिव दैट अप, ओके। या चल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हमारे कोई दोस्त जुड़ना चाहते हैं? आइए श्रीनाथ जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आपका आवाज नहीं आ रहा श्रीनाथ जी।
आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा शिरना जी। शिरना जी, आपका आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा, आप अनम्यूट कर लीजिए। एक माइक लगा होगा, माइक का एक सिग्नल होगा, उसको आप टच कर दीजिए। हेलो, प्रथमेश, हेलो मिस्टर पवार। हाँ बोल। हाँ सर। हाँ बताइए बेटा, आप नमस्कार अपना सर। वीडियो ऑन कर लो। बोल। बोलिए। हेलो, हेलो, दलपत भाई बताइए। हेलो। हेलो, हाँ सर, पवार बोल रहा हूँ सर। हाँ पवार जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, बताइए। सर हाँ हाँ, सर, आपने बताइए। बहुत इंटरेक्शन अच्छा दिया। वेरी मेरा गुड। 11 साल का बच्चा है, उसका स्पाइनल कॉर्ड का जब 15 दिन का था ना, उसका स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन हुआ था मुंबई में। ओके। तो बाद में उनका थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड में होने से वो यूरिन से ब्लैडर थिकनेस का उसका प्रॉब्लम है सर। अभी वो 11 साल से हम CIC कर रहे हैं। तो सर ऐसा है कि दिन में स्कूल में थोड़ा उसको परेशानी होता है कि स्कूल में जाके थोड़ा बच्चों के साथ शर्माता है, वही हमारा प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हैं उस टाइम में? मोबाइल अच्छा, अभी बाकी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज शांत रहेंगे। पवार जी, आप अपना वीडियो ऑन रखिए। हाँ सर। हाँ पवार जी, आप सुन रहे हैं? हाँ सर। अच्छा पवार जी, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप ब्लैडर को मैनेज करने के लिए समय से CIC कर रहे हैं, ये बहुत सही है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप समय पर जाकर अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलके अल्ट्रासाउंड, किडनी फंक्शन टेस्ट, रंगीन एक्सरे जिसे RGU MCU कहते हैं, और यूरोडायनेमिक स्टडी ये ज़रूर कराएं। और ये करने के बाद हमें पता चलेगा कि बच्चे का ब्लैडर कैसा बिहेव कर रहा है, क्या उसमें कोई होस्टाइल फैक्टर्स तो नहीं है जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर ऐसे कोई फैक्टर्स हैं तो उनके लिए समय पर दवाइयां लेने से ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ सकती है, ब्लैडर और किडनीज के लिए सेफ्टी बढ़ सकती है। ये करने के साथ साथ जो CIC की प्रोसेस है पवार जी, वो 11 साल का बच्चा अगर खुद करना सीख जाए तो ये पॉसिबल है। क्या बच्चा खुद कर पा रहा है CIC? हाँ कर पा रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी इसके अलावा अगर स्कूल में दिक्कत महसूस होती है तो इसके लिए एक ऑप्शन है जिसे मिट्रोफिनॉ प्रोसीजर कहते हैं, जिसमें हम एक माइनर सर्जरी के बाद हम अपेंडिक्स से या आंत का एक टुकड़े को लेके नाभि की जगह पर
हम एक लोअर एब्डोमेन में या नाभि की जगह पर हम एक होल तैयार करते हैं, उससे आप बैठे बैठे शर्ट ऊपर करके वहां से CIC कर सकते हैं, ब्लैडर खाली करने का प्रोग्राम बना सकते हैं, समझे। उसके लिए आपको बाथरूम में जाकर लिंग के रास्ते से CIC करने के बजाय पेट के रास्ते से आप CIC कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा सबसे सरल तरीका है बच्चे के साथ, आपके साथ बैठकर ये समझना और समझाना कि CIC करना ज़रूरी है, समय पर करना ज़रूरी है। स्कूल के समय पर जब बच्चा घर से स्कूल जाता है तो उससे जाने से पहले अपने तरल पदार्थों की, लिक्विड्स की मात्रा को कंट्रोल करें। लंच ब्रेक में आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता है, बाथरूम में जाकर अपनी प्राइवेसी में टॉयलेट सीट के ऊपर बैठकर आप CIC कर सकते हैं। CIC की प्रोसेस में जो 5 से 10 मिनट का समय मिलता है वो लंच ब्रेक में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे को अगर ध्यान से उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके वैल्यू के बारे में समझाएं और बच्चा इस बात को समझ जाए तो ये सबसे सरल तरीका है। लेकिन अगर किसी वजह से करने में दिक्कत हो तो जैसे मैंने आपको बताया, पेट से एक छोटा सा एक नया रास्ता बनाकर मिट्रोफिनॉ प्रोसीजर से पेट से CIC करने का भी प्रोसीजर किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो जो जैसे मैंने आपको बताया, रंगीन एक्सरे, यूरोडायनेमिक स्टडी, ये चीज़ें देखने के बाद में हम ज़्यादा अच्छी आपको सलाह दे पाएंगे। अभी आजकल कुछ नई नई मशीनें, कुछ नए नए इलाज भी और आ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन से हेल्प की जा सकती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप ये टेस्ट कंप्लीट करा लीजिए और ये टेस्ट की रिपोर्ट मेरे साथ पर्सनल लेवल पे शेयर कीजिए, ताकि उसके बेस पे मैं आपको बता सकूं कि नए इलाज में से भी कौन सा इलाज हम ज़्यादा बच्चे के लिए इफेक्टिवली प्रोवाइड कर सकते हैं। सर और दूसरी बात यह है कि उसको डेली एनिमा देना पड़ता है सर। एनीमा देने की बजाय आप उसको, जैसे मैंने आपको बताया, रात को पीने की एक दवा है, सुबह उठकर टट्टी की लगाने की एक बत्ती है, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको एनीमा देने की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी। तो आप कल, अभी मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, कल अपना सारा डिटेल्स एक बार मुझे WhatsApp पे शेयर कर लीजिएगा, बच्चे की क्लिनिकल कंडीशन, एज और उसके हिसाब से फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको बाकी दवाइयाँ लेनी है, जिससे कि हम बच्चे के ये जो ये बाउल का सिस्टम है इसको और ज़्यादा स्मूथ और आसान बना सकें। हाँ सर और दूसरी बात यह है कि सर उनको मार्टिफर 100 आदि लेना पड़ता है हर रोज, वो बराबर है क्या सर? हाँ, मार्टिफर प्रिवेंशन के लिए कुछ समय के लिए लेने में कोई एतराज नहीं है, बट सारी उम्र नहीं लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप CIC सफाई से ठीक से कर रहे हैं तो जब कभी इन्फेक्शन हो तब ले सकते हैं, जब इन्फेक्शन बार बार हो तब मार्टिफर ठीक है, लेकिन रोज़ ऐसे मर्रा लेने में ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पहले कल एक बार मुझे सारा डिटेल शेयर कीजिएगा। WhatsApp का नंबर मैं अभी आपको बताऊंगा और वो नंबर पे आप मुझे डिटेल्स शेयर करेंगे तो आपकी कंडीशन के हिसाब से, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको गाइड करूंगा। पर अभी जो चल रहा है उसे सेम चलने दीजिए, ठीक है, उसको चेंज मत कीजिए। लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रॉब्लम, देन आई विल बी एबल टू गाइड यू बेटर, ठीक है। मैं ऐसा सर दूसरा इसमें परमानेंटली सोल्यूशन कुछ है क्या सर इसमें? सर मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, मुझे पहले थोड़ा सा समझने दीजिए। आप एक बार मुझे सारा डिटेल्स भिजवाइए, वो डिटेल्स देख के जो भी बेस्ट पॉसिबल इलाज संभव होगा यहाँ पे या बाहर, जैसे भी, वो मैं आपको गाइड करूंगा। सो प्लीज बियर विद मी, शेयर ऑल द रिपोर्ट्स विद मी टुमारो, ओके? ओके सर। हाँ, या आप कागज पेन ले लीजिए, मैं अभी सब दोस्तों को अपना मोबाइल नंबर लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिए। 9811039856। मैं दोबारा बोलूंगा, 9811039856। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी डिटेल्स मुझे शेयर कर देंगे तो उसके बेस पे, और जो मेरे दोस्त इंग्लिश में नहीं लिख सकते प्लीज़ फील फ्री, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सरल हो अपनी बात ज़रूर लिखें। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसी भाषा में कम्युनिकेट कर सकूं ताकि आप बात अच्छे से समझ सकें, ठीक है पवार जी? बाकी बात फिर आप उसके बाद डिस्कस करते हैं। थैंक यू। ये बेटा है पीछे बेटा है? हाँ बेटा है ना वो। हेलो बेटा, क्या नाम है? प्रथमेश मंगेश पवार सर। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। बाकी सब उसका एक्टिविटी अच्छा है सब, बाकी कुछ नहीं होता। ही इज ए ब्राइट चाइल्ड, ही विल डू वेरी वेल, वेरी स्मार्ट बॉय, और सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। ओके
थैंक यू सर। गिव मी अ स्माइल बेटा। सर आपने बहुत सर थैंक यू सर। वेरी नाइस। हाँ जी, थैंक यू बेटा। ठीक है सर, आपने अच्छी तरह से हमको सलाह दी। इतना अच्छा पहले कभी किसी ने दिया नहीं इंस्ट्रक्शन। नहीं पवार जी, ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड हमारी कोशिश है सब लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से अच्छे रहें। यही बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इन्हीं के लिए हम सबने मिलके काम करना है ना। हाँ सर। सर आप पुणे बम्बई में कभी आते हैं क्या सर? अभी तो नहीं, पर मैं जब मैं आऊंगा आपका नंबर मैं सेव कर लूंगा, मैं आपको जरूर मिलूंगा। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, तो मेरे सभी बाकी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बाकी जो इश्यूज हैं वो हम पर्सनल लेवल पे फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों का भी काफ़ी समय हो गया है और मुझे लगता है कि मेरे सभी दोस्त भी इतने लंबे समय से बैठ के बहुत थक गए होंगे। खाने का समय भी हो रहा है आपका, तो आप सब लोगों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर के लिए मैं आपको नंबर एक बार सबको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ नोट कर लीजिए। सब कागज़ पेन का इंतज़ाम कर लें। मेरा नंबर है 9811039856। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना नाम और अपने जो भी रिलेटेड डिटेल्स हैं मुझे शेयर करें, और 10 से 5 के बीच में फील फ्री टू सेंड मी अ मैसेज। मैं जैसे ही समय मिलता है आपको कॉल बैक करूंगा। आप सबके स्वस्थ रहने में ही, आप सबके स्वास्थ्य में अच्छे सक्षम जीवन में ही यही हमारा लक्ष्य है कि सब ठीक रहें। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द जूम। और सब लोग वीडियोस ध्यान से देखें, पूरा देखें, क्योंकि अगले हफ्ते 1 हफ्ते 10 दिन में हम एक क्विज प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम आपसे प्रश्न पूछेंगे एक एक करके, और जो हमारे दोस्त सही जवाब देंगे उनके लिए ढेरों इनाम भी हैं। तो ये चीज़ें ना सिर्फ आपको सेहत अच्छा करने में मदद करेंगी, बल्कि खेल खेल में और आनंद लेते हुए भी आपको सीखने के लिए प्रेरित करेंगी। तो सब वीडियोस ध्यान से देखें, पूरी देखें, और अगले हफ्ते 10 दिन में आने वाली हमारी क्विज के लिए तैयारी करें। तो दोस्तों, एक अच्छे दिन, एक अच्छे साल और एक अच्छे जीवन की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार।